अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज मैंने फोर्थ सब टॉपिक लाया फर्स्ट यूनिट का, जिसके 10 मार्क्स है टोटल, जो सोशोलॉजी का सिलेबस है सुपरवाइजर का। ठीक है, तो आज मैंने फोर्थ सब टॉपिक लाया। इसके लास्ट में मैंने एक दो की कंसेप्ट में आपको अच्छे से करवाऊंगा। थ्योरी पोर्शन अच्छे से डेफिनेशंस वो सब मैंने लाई है। पहले हम थ्योरी पोर्शन कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद 60 एमसीक्यूज भी लास्ट में इसी वीडियो में है। ठीक है, ये मैराथन सेशन होगा, लेंथी होगा, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ठीक है, जिसने अभी पिछले तीन वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाके मैंने लेंथी अच्छे से डिटेल में हर एक सब टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, तो उसके अलावा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है जितना मैं समझता हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम अब वेस्ट नहीं करते हैं। मैरिज, किनशिप और फैमिली। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं टर्मिनोलॉजीज के रिलेटेड। ठीक है, तो मैं वो भी सब कुछ अच्छे से कवर करवाऊंगा, उसके बाद हम एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैरिज। ठीक है, मैरिज इट इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, ये सोशल इंस्टीट्यूशन है क्या? ये नॉन फिजिकल एंटिटी होती है। ठीक है, नॉन फिजिकल एंटिटी। ठीक है, नॉन फिजिकल एंटिटी। ठीक है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं एक सोसाइटी में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उनको सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। तो आप ये याद रखना, ये नॉन फिजिकल होते हैं, ये आप याद रखना। इस पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो रूल्स एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में चल रहे हैं उनको सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, न कि उस बिल्डिंग को कहते हैं, बल्कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें चलते हैं ना एक सोसाइटी में, तो उनको कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसके बाद मैरिज के बारे में एक और पॉइंट है, इट इज़ यूनिवर्सल। ठीक है, ये हर एक जगह मैरिज, तो हर एक दुनिया के हर खिते में मैरिज की जाती है ना, तो इसी को कहते हैं यूनिवर्सल। ठीक है, बेसिस ऑफ फैमिली। ठीक है, तो अगर मैरिज नहीं होगी तो फैमिली नहीं बन सकती है ना, ये भी एक पॉइंट है। बेस इसकी, एक फैमिली की बेस मैरिज होती है। ठीक है, इसके बाद तो रेगुलेट सेक्सुअल लाइफ। ठीक है, जो सेक्सुअल फैक्टर होता है लाइफ में, जो एक इंसान के साथ अटैच है बाय नेचर, तो वो भी पॉसिबल होता है एक मैरिज से ही। ठीक है, जिससे फिर फैमिली आगे बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद डेफिनेशन पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे एक याद भी करवाऊंगा डेफिनेशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पीछे भी बहुत सारी डेफिनेशन आपको याद करवाई है की पॉइंट्स के साथ, और मैंने कितनी ट्रिक्स भी बताई है। मैं हर एक मतलब वीडियो में कुछ ना कुछ फैक्चुअल चीज़ें बताता हूँ, एटलीस्ट अगर ज़्यादा नहीं तो 60% चीज़ें तो मैं यहीं पे याद करवाता हूँ। ठीक है, 60%। तो ट्रिक्स वगैरह यहाँ पे मैं बता देता हूँ, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, इसके बाद सम डेफिनेशंस देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे डेफिनेशंस के साथ आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरह कीवर्ड्स में आपको बताता हूँ कि किस तरह आप इन वर्ड्स, इन कीवर्ड्स को याद रखेंगे एक सोशोलॉजिस्ट या एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन जो है ना, मैरिज इज मोर और लेस ड्यूरेबल कनेक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल। जो मैरिज होती है ये एक कनेक्शन होता है एक मेल और फीमेल के बीच में। ठीक है, लॉस्टिंग बियॉन्ड द मियर एक्ट ऑफ प्रोपगेशन एंड द बर्थ ऑफ ऑफ सिबलिंग्स। यानी बच्चे मतलब जब बर्थ, मतलब एक औरत जो होती है ना, वो एक सर्टन एज तक ही मतलब बर्थ देती है ना बच्चों की, मतलब एक सर्टन एज जब पहुंचती है ना एक औरत की, तो वो उसके बाद बच्चे नहीं देती है। ठीक है, तो उसके बाद भी मैरिज कंटिन्यू रहती है, इसका ये मतलब है। ठीक है, बियॉन्ड लॉस्टिंग यानी बियॉन्ड द मियर एक्ट ऑफ प्रोपगेशन एंड द बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब याद किस तरह रखिए, मैंने यहाँ पे एक वर्ड निकाला, वो है कनेक्शन। ठीक है, अब मैं आपको मतलब याद करवाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये किस तरह डेफिनेशन याद रखोगे। देखो, ये है फॉर एग्जांपल, ये है वेस्ट। ठीक है, ये साउथ अमेरिका फॉर एग्जांपल, ये है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे यूरोप। ठीक है, वेस्ट इसको कहते हैं। ठीक है, इसको वेस्ट कहते हैं। यहाँ पे है अफ्रीका, फिर यहाँ पे है एशिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैंने इसी ऐसे रैंडमली बनाया है। जो ये इंटरनेट के कनेक्शंस होते हैं ना, ये यहीं से आते हैं, कैलिफोर्निया से, यानी ये वेस्ट से आते हैं। ठीक है, तो ये समुद्र के केबल्स होती है, तो उन्हीं के थ्रू ये कनेक्शंस आते हैं, ये इंटरनेट कनेक्शंस। ठीक है, ये बाय केबल आते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इन कनेक्शन याद रखना। तो यहाँ पे एडवर्ड वेस्टर है ना, वेस्टर के साथ कनेक्ट करो। देखो, कुछ ना कुछ थोड़ा सा निकालने की कोशिश करो। आपको इस टाइम यूनिक लग रही होंगी, ये पिक्यूलियर लग रही होंगी, लेकिन जब आप एग्जाम में पहुंचोगे ना, आप जब डेफिनेशन पढ़ोगे ना, यहाँ पे कीवर्ड आप याद करोगे ना, कनेक्शन, तो वेस्टर के साथ ये इंटरनेट कनेक्शन आते हैं। यहाँ पे वेस्टर है ना, वेस्टर मार्क, वेस्ट है ना, WEST, वेस्ट, वेस्ट से इंटरनेट कनेक्शन आते हैं। इस तरह ये याद रखना। ठीक है, तो ये यूनिक है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। देखो, मेंटेनेंस, MA यहाँ से स्टार्ट हो, मेलिनोस्की। ठीक है, मेलिनोस्की, मेलिनोस्की, MA इस तरह याद रखो, मेंटेनेंस। ठीक है, इसके बाद एक और डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैरिज इज अप्रूवल सोशल पैटर्न वायर बाय टू और मोर पीपल स्टेब्लिश फैमिली। ये आपको समझ आया होगा कि मैरिज जो है ना, ये सोशल पैटर्न्स पे चलती है, कि सोसाइटी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना एक मैरिज के रिलेटेड, तो उसी पैटर्न से एक मैरिज होती है दो लोगों के बीच में, जो एक फैमिली स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तब याद किस तरह रखो, यहाँ पे पैटर्न मैंने याद रखा। आप अपने फोन का आज मतलब एक दो दिन तक ना, आप ये पैटर्न रखो, हर्ट या हॉट ऑन। ठीक है, इस तरह याद रखो, हर्ट रखो यार। ठीक है, HURT, या आप इस तरह याद रखो, जब हम मोबाइल फ़ोन किसी को देते हैं ना, वो हमें कोड, मतलब हमसे कोड मांगता है। ठीक है, इसका पैटर्न मांगता है, तो अगर हम उसको कोड मतलब पैटर्न नहीं देते हैं ना, तो वो थोड़ा हर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह भी आप याद रख सकते हो। वो मतलब जैसे कि उसको लग रहा है कि हम ट्रस्ट नहीं करते, इस तरह हर्ट आप याद रखना, इस तरह भी याद रख सकते हो। पैटर्न वर्ड की है यहाँ पे। इसके बाद मैरिज इज द पब्लिक जॉइनिंग टुगेदर अंडर सोशली स्पेसिफाइड रेगुलेशंस ऑफ अ मैन एंड अ वुमन एज हस्बैंड एंड वाइफ।
ठीक है। सोशल इज ए पब्लिक जॉइनिंग टुगेदर, ठीक है। पब्लिकली ये जो पिछली डेफिनेशन है ना, इसी के रिलेटेड है कि पब्लिकली जॉइनिंग होती है जो कपल्स होते हैं, ठीक है, अंडर अंडर सोशली स्पेसिफाइड रेगुलेशन, जो सोसाइटी में स्पेसिफाइड रूल्स मैरिज के रिलेटेड होते हैं, ठीक है, ऑफ ए मैन एंड ए वुमन एज हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। तो ये इसी रिलेटेड है कि सोसाइटी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसी से ये दो जो मेल एंड फीमेल को मिलते हैं, तो एक शादी होती है, उसके बाद वो हस्बैंड वाइफ बनते हैं, ठीक है। तो इसी को मैरिज कहते हैं। तो अब याद किस तरह रखो, ये जॉइनिंग है ना, मैंने यहाँ पे जॉइनिंग वर्ड निकाला। ये कलंग है ना, कलंग किसको कहते हैं? लटका हुआ चीज, लटका हुआ कोई चीज़ होगा ना, लटका हुआ, तो वो किसी इसका किसी के साथ जॉइंट होता है, उसके बाद वो लटकता है ना। अगर यहाँ पे जॉइंट नहीं होगा तो ये गिर जाएगा। तो लटका हुआ यहाँ पे जॉइंट है ना इसका, तो लटका हुआ चीज़ कलंग, लटका हुआ जॉइनिंग, जॉइंट के साथ कनेक्ट करो। बस ये कीवर्ड्स एक, लेकिन डेफिनेशन पहले पढ़नी है, 2-3 दफ़ा आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना, ये कीवर्ड्स आपको याद रहेंगे ना, उसके बाद ये चीज़ें ऐड करना, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दफ़ा इसको मतलब यूज़ भी किया है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज, ठीक है। करेक्ट जो आपने ये बहुत दफ़ा सुने भी होंगे, आपको पता होगा ये सब, बस आपको एक दफ़ा पढ़ने हैं। देखो, इट इज़ यूनिवर्सल, जो पीछे हमने देखा हर एक जगह मैरिज होती है उसको यूनिवर्सल कहते हैं। बाय डेफिनेशन इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू एडल्ट। ये भी आपको पता होगा कि आमतौर पर दो बंदों के बीच में शादी होती है, ठीक है, आमतौर पर। किसी जगह वो जो एक्सेप्शंस हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल एक फीमेल और एक मेल के बीच में शादी होती है, ठीक है। इसके बाद मैरिज इज नेसेसरी फॉर सेटिंग अप फैमिली, ये भी आपको पता है, फैमिली को सेटअप करने के लिए मैरिज जरूरी है। मैरिज लीगलाइज एंड लेजिटिमेट्स सेक्सुअल रिलेशनशिप मेन एंड वुमेन, ठीक है। शादी से पहले हम उसको पास्ट प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं, उसको अच्छा नहीं समझा जाता है, एक बुरी चीज़ है लेकिन शादी के बाद उसको लीगलाइज समझा जाता है सोसाइटी में। ये एक और आप समझे कैरेक्टरिस्टिक है मैरिज का, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैरिज, ठीक है। सबसे पहले मोनोगोमी, ठीक है। मोनोगोमी, मोनो मीन्स वन, ठीक है, और गैमी मीन्स मैरिज, ठीक है। ये आपको वहाँ पे शायद ये भी पूछा जा सकता है कि मानो क्या, मानो जो है इसका मीनिंग क्या है? गैमी, इसका मीनिंग गैमी मीन्स मैरिज, ठीक है। गैमी मीन्स मैरिज। इसके बाद मैनोगमी मीन्स जहाँ पे एक वाइफ और एक हस्बैंड है ना, बस इतने हैं, इस मैरिज को कहते हैं ना। मतलब सिर्फ एक वाइफ एक हस्बैंड जो होगा ना, एट एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, तो उसको कहेंगे मोनोगोमी, ठीक है। एक ही वाइफ एक ही हस्बैंड, ठीक है, उसको कहेंगे मोनोगोमी। मोनो मीन्स वन, गैमी मीन्स मैरिज, ठीक है। इसके फीचर्स देखने हैं, ठीक है। इसमें भी फिर आगे दो टाइप्स हैं, वो मैं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर उसकी एक ही डेथ होगी तो फिर दूसरी शादी कर लेता, उसको क्या कहते हैं? अगर उसकी एक की डेथ होगी, अगर दूसरे फिर उसने शादी नहीं की तो उसको क्या कहते हैं, वो भी है, वो मैं आगे बताऊंगा। फिर पहले इसके फीचर्स थोड़े से देख लेते हैं, ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर आवर सोसाइटीज फॉर ऑल लेवल्स ऑफ पीपल, ठीक है। ये सूटेबल है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, टाइम मिलता है एक दूसरे को अच्छे से समझने के लिए, और टाइम मतलब दिया जाता है अच्छे से, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द बेटर सेक्स सेटिस्फैक्शन टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। टाइम ज़्यादा मिलता है तो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन भी अच्छे से मिलती है, ठीक है। इट प्रोमोट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द स्पाउस, ठीक है। इससे अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी बनती है। जब टाइम मिलेगा एक ही है तो टाइम सब टाइम उसी को मिलेगा, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है, ठीक है। इट मिनिमाइजेस जेलसी, हैट्रेड एंड क्वारल इन द फैमिली। फॉर एग्जांपल, दो एक बंदे ने दो शादियां की, फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है इन दोनों है ना, ये दो जो वाइव्स है ना इसकी, तो इनके बीच में जेलसी फैक्टर होता है, ये बाय नेचर होता है। और हेट्रेड, कोरल, ये सब चीज़ें होती है जब एक ही होगी। मोनोगोमस मोनोगैमी है ना, इसमें एक ही होती है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ें भी मिनिमाइज होती है, जेलसी फैक्टर, कोरल एंड हेट्रेड, ठीक है। इसके बाद इट अपहोल्ड्स जेंडर इक्वालिटी एंड प्रोवाइड्स इक्वल स्टेटस टू मेन एंड वुमेन। यहाँ पे ये एक और पॉइंट है कि यहाँ पे इक्वल जो जेंडर इक्वालिटी है ना, वो ये भी यहाँ पे प्रिवेल करती है, क्योंकि टाइम अच्छे से मिलता है, एक दूसरे का जो रिलेशनशिप वो बिल्ड होता है अच्छे से, फिर एक दूसरे का जो स्टेट्स है ना वो भी डेवलप होता है, मतलब बराबर इक्वली। इसके बाद इट प्रोवाइड स्टेबल सेक्स लाइफ एंड स्टेबल फैमिली लाइफ। ये भी आपको मैंने बोला, जब कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, लाइफ फैमिली अच्छी होगी और सेक्स सेटिस्फैक्शन भी अच्छी होगी, ठीक है। इसके बाद चिल्ड्रंस आर टेकन प्रॉपर केयर बाय द पेरेंट। जब टाइम अच्छे से मिलेगा, दोनों बच्चों को अच्छे से टाइम देंगे, जब एक ही फैमिली होगी, एक ही वाइफ होगी, दोनों अच्छे से उनको केयर करेंगे, तो उससे भी जो बच्चे हैं उनकी तबीयत अच्छी होती है, उनकी प्रॉपर केयर होती है, ठीक है। इसके बाद इट फैसिलिटेट्स ईजी रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन, ठीक है। इनहेरिटेंस और सक्सेशन, सक्सेशन मीन्स आपको पता होगा कि दूसरा मतलब फॉर एग्जाम्पल किंग की हिस्से से अगर एक किंग मर जाएगा उसके बेटे आएंगे, ठीक है। लेकिन जब इसकी बहुत सारी वाइव्स होंगे, उनके बहुत सारे बच्चे होंगे, तो सक्सेशन में प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पे फिर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो सब, ठीक है। और इनहेरिटेंस, जब एक जो बंदा है ना, इसकी बहुत सारी वाइव्स है ना, तो उसको जो जो विरासत होती है ना उसकी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये जब मोनोगोमी है ना, एक वाइफ है, एक हस्बैंड है, तो दो ही है, तो उनके बच्चे हैं, उसमें ईजिली वो सब चीज़ें मेंटेन होती है, ठीक है। इसके बाद इट इज़ मोस्ट एंडोरिंग और लॉन्ग लास्टिंग मैरिज, यानी फॉर्म ऑफ मैरिज, ठीक है। ये जो है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि टाइम अच्छे से मिलता है तो ये यहाँ पे जो रिलेशनशिप है ना वो अच्छे से बिल्ड होती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद टू टाइप्स ऑफ मोनोगेमी, जो मैंने पहले बोला, सीरियल मोनोगोमी या मोनोगेमस मैरिज, या नॉन सीरियल मोनोगोमी। सीरियल, देखो सीरियल में 1 2 3 4 सीरियल्स है ना, अगर एक ही डेथ होगी ना, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है मेल, ठीक है, उसकी वाइफ की डेथ होती है, ठीक है। अगर डेथ होगी ना, उसने दूसरी की इससे शादी की, ठीक है। अगर इसकी भी डेथ हुई उसके बाद, लेकिन इस तरह नहीं, मतलब एक साथ, जब एक की डेथ होगी उसके बाद उसने दूसरे से शादी की, दूसरे की डेथ होगी उसने तीसरे से शादी, सीरियल में, ठीक है। इसको कहेंगे सीरियल मोनोगोमी, ठीक है। और नॉन सीरियल मोनोगोमी किसको कहेंगे? नॉन सीरियल में अगर एक फॉर एग्जाम्पल दो बंदों की ये यहाँ पे शादी होगी, मेल और फीमेल, एक की डेथ होगी, दूसरा जो है ना वो शादी नहीं करेगा, मतलब जब तक वो जिंदा है, तो उसको कहेंगे नॉन सीरियल मोनोगोमी। ये आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद पॉलीगैमी, ठीक है। देखो पॉली मीन्स मेनी, ठीक है, पॉली मीन्स मेनी, गैमी मीन्स मैरिज,
ठीक है, पॉली मीन्स मैनी, गैमी मीन्स मैरिज, ये आपको याद रखना है। अब जो पॉलीगैमी है ना, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, देखो एक हस्बैंड है ना, यानी एक मेल है, उसकी दो तीन वाइफ्स है, मतलब फीमेल है, ठीक है, एक मेल है उसकी दो तीन वाइफ्स हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक फीमेल है उसके बहुत सारे हस्बैंड है, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसको कहेंगे पॉलीगैमी, चाहे मेल ज्यादा हो चाहे फीमेल ज्यादा हो, उसको कहेंगे पॉलीगैमी, ठीक है। अब इसकी टाइप्स है, तीन टाइप्स है इसकी, ठीक है। एक तो पॉलीजेनी, एक तो पॉली एंड्री, ठीक है, एक और है पॉलीजिनेंड्री, ठीक है, और ग्रुप मैरिज। देखो पहले देखेंगे पॉलीजेनी, यहाँ पे जेनी वर्ड है ना, GENY, इसको कनेक्ट करो जानी के साथ, जनी जानी, यानी ये फीमेल को हम बोल सकते हैं ना जानी, मेल को नहीं बोलेंगे ना जानी, ये जानी बट फीमेल के साथ आप कनेक्ट करो। पॉली मीन्स मैनी, जैनी मीन्स फीमेल, तो इस तरह कनेक्ट करो बहुत सारी फीमेल, ठीक है, फीमेल। देखो पॉली मीन्स मैनी, ठीक है, मैनी। जेनी मीन्स वुमेन, वुमेन मीन्स मैनी, ठीक है, मैनी वुमेन, मैनी वुमेन को वाइफ के साथ कनेक्ट करो, वाइव्स, ठीक है, मैनी वाइव्स। जब मैनी वाइव्स होंगे तो वहाँ पे एक ही हस्बैंड होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है पॉलीगैमी में, ठीक है, एक हस्बैंड मैनी वाइव्स, उसको क्या कहेंगे, पॉलीजेनी। आप पॉली एंड्री किस तरह याद रखोगे, दो में से एक याद रखना है, दूसरा खुद याद रहेगा, जिस तरह मैंने आपको पीछे भी बोला है, जिस तरह मैं चीजें बताता हूँ आपको। पॉली एंड्री है ना, एंड देखो आप हस्बैंड लिखो ना, A and D, यहाँ पे एंड है ना, लास्ट A and D हस्बैंड, यहाँ पे बीच में A and D है। देखो पॉली एंड्री, ठीक है, एंड्री, ठीक है, एंड है ना हस्बैंड, पॉली मीन्स मैनी, MANY मैनी, HUSBAND हस्बैंड, मैनी हस्बैंड, जब मैनी हस्बैंड होंगे एक वाइफ होगी, ठीक है। ये आपको ये वाला पॉली एंड्री भी याद हो जाएगा। इस तरह आप देखो, देखो एंड्री है ना हस्बैंड के साथ कनेक्ट करो, पॉली मीन्स मैनी, इसी तरह जैनी है ना जॉनी के साथ कनेक्ट करो, और पॉली मीन्स मैनी, तो मैनी वाइव्स, तो एक हस्बैंड होगा उस टाइम, ठीक है। उसके बाद जो पॉलीजेनेंड्री है ना और ग्रुप मैरिज, ये दोनों मिला के ना इसको कहेंगे पॉलीजेनेंड्री, ठीक है। ये दो जो है ना पॉलीजेनी और पॉली एंड्री, इनको मिला के हम कहेंगे पॉलीजेनेंड्री, ठीक है, और ग्रुप मैरिज। देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक ग्रुप है ना उसमें पांच फीमेल्स है, ठीक है, दूसरा ग्रुप है उसमें पांच मेल है, इन्होंने आपस में शादी की, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक फीमेल होगी ना, ये पांचों मेल है ना उसके हस्बैंड होंगे, हर एक, यानी एक दो तीन चार पांच, ये पांचों है ना मेल, इसके भी हस्बैंड होंगे, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी, सारों के हस्बैंड होंगे, ठीक है। इसी तरह ग्रुप मैरिज होती है। इसके बाद पॉलीजेनी के दो टाइप्स है, ठीक है। पॉलीजेनी जो मैंने अभी बोला, पॉली मीन्स मैनी, जेनी मीन्स वाइव्स, मैनी वाइव्स होती है, एक हस्बैंड होता है, ठीक है, वन मैन मैनी वाइव्स, ठीक है। इसमें दो टाइप्स है, नॉन सोरोरल पॉलीगेनी, सोरोरल पॉलीगेनी। याद किस तरह रखोगे, देखो एस सोरोरल एस सिस्टर, आपको इस तरह याद रखना है, एस सरोरल एस सिस्टर, ठीक है। देखो जब एक बंदा है ना, पॉली मीन्स मैनी, जब एक बंदा दो सिस्टर्स के साथ शादी करेगा या दो से ज्यादा, ठीक है, सिस्टर्स, वो आपस में सिस्टर्स होंगी, उसको कहेंगे सोरोरल पॉलीजेनी। जब एक बंदा मतलब पॉलीजेनी में बहुत सारी वाइफ्स होंगे ना, जब वो वाइफ्स ना मतलब डिस्टिंक्ट होंगी, यानी उनकी उनके आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, वो सिस्टर्स नहीं होंगी, एटलीस्ट ये आप याद रखना। देखो दो सिस्टर्स हैं, ठीक है, इन्होंने एक बंदे से शादी की, ठीक है, एक बंदे से मेल से शादी की, इसको कहेंगे सीरोरल पॉलीगेनी। सिस्टर्स है ना आपस में, एस सिस्टर्स एस सोरोरल, इस तरह याद रखो। अगर ये सिस्टर्स नहीं है ना, अगर इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब सिस्टर्स जो होंगे ना, अगर सिस्टर्स नहीं है तो उसको कहेंगे नॉन सेलुलर पॉलीजेनी, ठीक है, इस तरह आप ये याद रखना। इसके बाद पॉली एंड्री, यहाँ पे भी दो टाइप्स हैं, एक तो फैटर्नल पॉली एंड्री, दूसरा है नॉन फैटर्नल पॉली एंड्री, ठीक है। यहाँ पे पॉली मीन्स मैनी, एंड्री मीन्स हस्बैंड के साथ आपको A and D हस्बैंड के साथ आपको कनेक्ट करना है, तो पॉली मीन्स मैनी, एंड्री मीन्स हस्बैंड, ठीक है। यानी ये आप एंड है ना, ये आप एंड इसके साथ कनेक्ट करो हस्बैंड के साथ, तो मैनी हस्बैंड, जब मैनी हस्बैंड होंगे एक वाइफ होगी, एक वाइफ मैनी हस्बैंड, ठीक है, इस तरह आपने ये याद रखना है। इसमें दो टाइप्स है, जब एक वाइफ, इसने दो तीन, देखो यहाँ पे क्या होता है, पॉली है ना, देखो अगर इसने दो भाइयों के साथ शादी की, ये दो है ना बॉय ब्रदर, ठीक है, दो, एक वाइफ है एक फीमेल है, उसने दो भाइयों के साथ शादी की, उसको कहेंगे फैटर्नल पॉलीजेनी, ठीक है। देखो फैटर्नल पॉली एंड्री, फैटर्नल पॉली एंड्री कहेंगे उसको, ठीक है, फैटर्नल पॉली एंड्री, ये आपको याद रखना है। अगर उसने दो बंदों के साथ शादी की, लेकिन वो दो बंदे जो है ना वो मतलब डिस्टिंक्ट है, उनकी कोई रिलेशनशिप नहीं है आपस में, उसको कहेंगे नॉन फैटर्नल पॉली एंड्री, ठीक है, इस तरह आपने ये याद रखना है। इसके बाद पॉलीजेनेंड्री, ठीक है, पॉलीजेनेंड्री है ना, देखो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ मैन मैरी ए ग्रुप ऑफ वुमेन एट ए टाइम, ठीक है, एट ए टाइम ये शादियाँ होती है, जिसका जिसका मैंने बोला, हर एक जो फीमेल होगी वो हर एक मेल की वाइफ होगी, तो एवरी वुमेन इज द वाइफ ऑफ एवरी मैन बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, यानी हर एक की वाइफ होगी, जो मैंने आपको पीछे भी बोला। डॉक्टर रिवर्स कॉल इट सेक्चुअल कॉम्युनिज्म, ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जो डॉक्टर रिवर्स ने इसने क्या बोला था, सेक्चुअल कॉम्युनिज्म, इसको इसको पॉलीजेनेंट्री, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ पे पाई जाती है, देखो जी ग्रुप मैरिज है ना, जी गिनी, न्यू गिनी, इस तरह आप याद रख सकते हो, और अफ्रीका में ये पाया जाता है, ये वाली जो कस्टम है, ठीक है। इसके बाद इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलीजेनी एंड पॉलीएंड्री, ये मैंने पीछे भी आपको बोला, जो इनका सम अप है ना उसको कहेंगे पॉलीजेनेंड्री, ठीक है। इसमें जे भी आता है, जैनी भी आता है, देखो GY भी आता है और A and D भी आता है, दोनों टर्म में आती है ना, तो इसको आप समझ लें इस तरह, ठीक है। इसके बाद मैरिज, देखो जो मैंने पीछे बोला, मोनोगैमी पॉलीगामी, दो किस्म के, मोनो मीन्स वन, यहाँ पे एक वाइफ एक हस्बैंड होती है। अगर डेथ होगी, डेथ के बाद उसने शादी की तो उसको कहेंगे सीरियल पॉली मोनोगोमी। अगर उसने एक बार एक ही डेथ अगर होगी, अगर दूसरे ने शादी नहीं की लाइफ टाइम, तो उसको कहेंगे नॉन सीरियल मोनोगोमी, ठीक है। इसके बाद जो पॉलीगैमी है ना, यहाँ पे तीन किस्म की है होती है। पॉलीजेनी जो मैंने बोला, जानी के साथ कनेक्ट करा, पॉली मीन्स मैनी, जॉनी मीन्स वुमेन के साथ, वाइव्स मैनी वाइव्स, वहाँ पे वन हस्बैंड होगा। इसके बाद पॉली एंड्री, पॉली मीन्स मैनी एंड्री, हस्बैंड के साथ कनेक्ट करना है, मैनी हस्बैंड, ठीक है, जब मैनी हस्बैंड होंगे एक वाइफ होगी, ठीक है। इसके बाद ग्रुप मैरिज, ये भी मैंने आपको बोला। अब जो पॉलीजेनियन, इसके भी दो टाइप्स हैं, एक तो सोरोरल, जब एक जो है ना पॉली
सोरोरल पॉलीजेनी, ठीक है, पॉलीजेनी है ना, तो यहाँ पे वाइफ ज़्यादा होंगी, तो अगर दो सिस्टर्स होंगी ना, उसने एक बंदे से शादी की तो उसको कहेंगे सोरोरल पॉलीजेनी, ठीक है। अगर वो सिस्टर्स नहीं है, उनके आपस में रिलेशन नहीं है, नॉन सोरोरल पॉलीजेनी, ठीक है। इसके बाद पॉली एंड्री, ठीक है, पॉली एंड्री में भी क्या होता है कि पॉली मीन्स मैनी, एंड्री मीन्स हस्बैंड, यानी हस्बैंड होते हैं दो से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा, यानी 2 3 4 5 हस्बैंड्स होंगे। अगर वो आपस में भाई भाई है तो उसको कहेंगे फेटर्नल पॉलीगेनी, अगर वो भाई नहीं है नॉन फेटर्नल पॉलीगेनी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद रूल्स ऑफ मैरिज देखो, different society, yeah, different societies have different rules to be followed for any marriage, some of them are followed, यानी हर एक सोसाइटी के डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। तो उनका अलग अलग अपना रूल एंड रेगुलेशन होता है मैरिज को मैंने मतलब स्टार्ट करना किस तरह, क्या क्या रूल्स हैं, वो डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ और टर्म्स भी आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एंडोगोमी, ठीक है, एंडोगोमी भी एक रूल होता है मैरिज का। देखो एंडोगोमी का एंड याद रखना, एंड ये एक सर्कल है, इसका ये एंड है, ये बाउंड्री है, इसकी एंड बाउंड्री है, ये बाउंड्री के बाहर नहीं निकल सकता है यहाँ पे बंदा, उसने अपनी बाउंड्री में ही शादी करनी है, उसे कहेंगे एंडोगोमी, ठीक है। कास्ट भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल कास्ट एंड, ये कास्ट है, ठीक है, अपनी कास्ट के बाहर नहीं निकलेगा, ये इसका एंड पॉइंट है, इसने अपनी कास्ट में ही शादी करनी है। इसके बाद सब कास्ट, कास्ट में भी कोई छोटी सी कास्ट है तो उसको अपनी ही कास्ट में शादी करनी है, सब कास्ट उसको कहेंगे इस एंडोगामी, ये भी आपको याद है। इसके बाद वरना एंडोगामी, ये आपको मैं आगे बताऊंगा, ये हिंदू जो मैरिज होती है ना उसके रिलेटेड है। यहाँ पे कास्ट ऑफ इंडिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, तो इसको मैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। एक और है ट्राइबल एंडोगामी, ट्राइबल के बाहर नहीं निकलना, एंड याद रखना, एंड, ये एंड है ना, ये एंड पॉइंट है इसका, तो इसके अंदर ही इसने शादी करनी है, ठीक है। देखो ये मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा, ये वरना एंडोगामी है ना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मैंने इसको अलग से अच्छे से लिया है, आगे आप उसको देख लेना, पहले हम इन फोर टर्म्स को अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। एक्सोगामी, एक्सो का एक्साइल के साथ कनेक्ट करो, एक्स आई एल, एक्साइल मीन जलाई वतन, जब किसी बंदे को कोई पनिशमेंट देते हैं ना, पिछले ज़मानों में क्या होता था कि उसको अपने मुल्क से निकाला जाता था, ठीक है, एक्साइल पे, ठीक है, एक्साइल मीन मतलब जलाई वतनी, ठीक है। तो एक्सो है ना बाहर, यानी अपने ग्रुप में नहीं रहने देते थे उसको, एक बंदे को, ठीक है। ये मतलब एक्साइल मीन उस कंट्री में नहीं रहने देते थे, दूसरी कंट्री पे जाना पड़ता था उसको, इस तरह आपको ई एक्स है ना, इसको कनेक्ट करो, एक्स यानी बाहर, ठीक है, बाहर, इस ग्रुप के लिमिट से बाहर उसको निकलना है, इस ग्रुप के अंदर वो शादी नहीं कर सकता है, ठीक है। ये एक एक्सोगोमी है ना, उसको बाहर निकलना है इससे, ठीक है। यहाँ पे ये शादी नहीं कर सकता है, उसको बाहर निकलना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंडोगोमी देखो, मैरिज आउटसाइड one's own group is called exogamy. Exogamy is a rule of a marriage which prohibits marriage within one's own group, ठीक है, अपने ग्रुप में वो शादी नहीं कर सकता। एक्सोगोमी टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स, इसमें भी डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। एक तो गोत्रा एक्सोगोमी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रेस इज पर्टिकुलर, अगर फॉर एग्जांपल कोई मतलब ये कुछ ट्राइब्स में पाया जाता है, कुछ एरियाज में इंडिया में, तो गोल्डा मीन्स आप समझ लें कि एक एंसेस्ट्री, उनकी कॉमन एंसेस्ट्री होती है, तो ये आपस में अपने आप को भाई समझते हैं, चाहे मतलब कितनी ये मतलब 2 3 4 5 600 साल इतना, मतलब आप समझ लें कि ये आपस में शादी नहीं करते, ये अपने ग्रुप के बाहर निकलते हैं फिर शादी करते हैं, क्योंकि आपस में एक दूसरे को भाई समझते हैं। गोट्रा एक्सोगमी, इस तरह आप याद रखना। यहाँ पे मेंबर्स आर बिलीव्ड टू बी रिलेटेड बाय ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड। मैरिज प्रोहिबिटेड है बिटवीन गोट्रास, ठीक है, ये प्रोहिबिटेड है मैरिज यहाँ पे। इसके बाद पावारा एक और है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक कॉमन सेंट है, ठीक है, इनका एक कॉमन सेंट होता है, ठीक है, उसकी एंसेस्ट्री इनकी कॉमन होती है, चाहे मतलब कितनी भी जनरेशन होंगी, इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर उनकी कॉमन ये है ना, पवारा है ना, इनका कॉमन कोई सेंट है ना, वो भी आपस में शादी नहीं करते हैं इस तरह, ठीक है, इस तरह ये आपस में शादी नहीं करते हैं, क्योंकि ये समझते हैं हम एक दूसरे के भाई, हम शादी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रांग होता है क्या, इंसिस्ट टबू, मैं आगे बताऊंगा आपको, फिलहाल आप ये याद रखना, ये समझते हैं इस तरह, इनकी ये सोच है, ठीक है। एक और है एक्सोगमी की एग्जाम्पल, वो क्या है, स्पेंडा, ठीक है। देखो स्पेंडा क्या है, देखो माँ की तरफ से 3 जनरेशन, ठीक है, माँ की तरफ से 3 जनरेशन और बाप की तरफ से 5 जनरेशन, कितनी, 5, मैंने यहाँ पे 5 जनरेशन। अगर माँ की तरफ से 3 जनरेशन है या 3 जनरेशन से कम है, अगर बाप की तरफ से 5 जनरेशन है या 5 से कम है, ठीक है, इसको कहेंगे स्पेंडा, ठीक है। ये भी शादी नहीं कर सकते हैं, ये भी कुछ पार्ट्स में पाया जाता है, तो आप ये याद रखना। इसका मतलब ये है कि 3 जनरेशन फ्रॉम मदर साइड एंड 5 जनरेशन और लेस देन 5 फ्रॉम फादर साइड, तो ये भी आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। अगर इन्होंने शादी की तो अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये नलीफाई होता है ये मैरिज, ठीक है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कुछ और पॉइंट्स भी। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है 3 जनरेशन फ्रॉम मदर साइड एंड 5 जनरेशन फ्रॉम पेरेंटल साइड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, स्पेंड एज अ टर्म यूज्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ कजन मैरिज, कजन मैरिज के साथ ये रिलेट है, क्योंकि यहाँ पे 3 जनरेशन मदर्स की होंगी और 5 जनरेशन यहाँ पे फादर की होंगी, इस कजन होंगे ना, मतलब फर्स्ट कजन, सेकंड कजन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह, तो ये भी आप याद रखना है। इसके बाद सेक्शन 3F ऑफ द हिंदू जो मैरिज एक्ट है ना 1955, टू पीपल हैव अ कॉमन एंसेस्टर, दे आर स्पेंडर टू दैट एंसेस्टर, दे आर स्पेंडा ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू दिस, अगर इनकी ये दो बंदे हैं ना, उनकी एंसेस्ट्री कॉमन है ना, जो 3 जनरेशन तक है और 5 जनरेशन फादर्स की तरफ है, वो कॉमन, वो आपस में शादी नहीं कर सकते, इसका यही मतलब है, ठीक है। इसके बाद विलेज एंडोगामी, एक्सोगामी, विलेज एक्सोगामी क्या है, कुछ प्लेस पे पाया जाता है कि विलेज के बाहर शादी करना है, मतलब विलेज के अंदर वो शादी नहीं कर सकते, ये इसको कहेंगे एक्सोगामी, यानी बाहर, विलेज मीन विलेज, ठीक है। जिस तरह कास्ट है, कास्ट के अंदर
कास्ट के बाहर जाना है उसको कहेंगे कास्ट, एक्सोगमी इस तरह विलेज है, इसी तरह क्लेन है, क्लेन सब ग्रुप होता है, ट्राइब का एक ट्राइब है उसका सब ग्रुप वही है, ठीक है। तो उसी सब ट्राइब ग्रुप के उसको उस ट्राइब उस क्लैन के बाहर जाना है फिर शादी करने, उसको कहेंगे क्लैन एक्सोगमी, ठीक है। एक्सोगमी मींस बाहर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा क्लेन्स आर सब ट्राइब्स अमंग ट्राइब्स दैट आर एक्सोगम्स, मैरिज विद इन द क्लेन्स आर प्रोहिबिटेड, ठीक है, ये भी पाया जाता है। इसके बाद है क्रॉस कजन मैरिज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रॉस कजन मैरिज और पार्लर कजन मैरिज, ठीक है। देखो क्रॉस कजन मैरिज पहले समझते हैं, ठीक है। दो बंदे हैं, ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है, ठीक है, ये मेल है ये फीमेल, इन्होंने आपस में शादी की, ठीक है, इनके बच्चे हो गए, ठीक है, डॉटर हो सकती है या सन हो सकता है, ठीक है। जो फीमेल है ना इसकी आप ले ब्रदर, ठीक है, जो इनका मामू होगा, ठीक है, और मदर साइड और मेल साइड से आप ले सिस्टर, ठीक है, जो इनकी बुआ होगी, ठीक है, इनकी बुआ होगी, इनके भी अलग से बच्चे होंगे, इनकी शादी हो गई होगी, इनके भी अलग से बच्चे होंगे, मामू के बच्चे। अगर यहाँ पे इन बच्चों की शादी यहाँ या मामू के बेटी या बेटी के साथ हो गया, इनमें से अगर इनमें से जो बुआ है ना इनकी बेटी या बेटे के साथ इनमें से किसी की शादी हो गई ना, तो उसको कहेंगे क्रॉस कजन मैरिज। ये पिक्चर बनाना, मेल फीमेल, यहाँ पे बाई लेना, फीमेल साइड अगर होगी उसका अपोजिट लेना है बॉय, यानी ब्रदर उसका लेना, और मेल साइड से सिस्टर लेना, इसको कहेंगे क्रॉस मैरिज। अगर इनकी और इन दोनों की जो बच्चे होंगे ना उनकी जो मैरिज होगी ना उसको कहेंगे क्रॉस कजन मैरिज, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे भी डॉटर होगी, यहाँ पे सन होगा, यहाँ पे भी डॉटर, यहाँ पे भी सन, ठीक है। अगर इसकी डॉटर जो है ना, ये डॉटर है ना, अगर इसकी इसके सन के साथ हुई, यानी इसकी सन के साथ, इसको कहेंगे ये पैट्रे, मैं आपको एक मिनट में आपको ये समझाता हूँ पहले। देखिए मैट्रिलेटरल और पैट्रिलेटरल, ठीक है, पैट्रिलेटरल, ठीक है, इसको किस तरह समझते हैं, ये है मेल ये है फीमेल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक दफ़ा आप ट्राई करना, मतलब लिख के इस डायग्राम को इसी तरह बनाना, ठीक है। मेल यहाँ पे हमने क्या लेनी है, फीमेल यानी सिस्टर, इसकी इस मेल है ना इसकी सिस्टर यानी वो होगी इनकी बच्चों की बुआ, ठीक है, बुआ, ठीक है। यहाँ पे डॉटर लेनी है, यहाँ पे इसका सन लेना है, ठीक है, यहाँ पे सन लेना इसका, यहाँ पे डॉटर इनकी लेनी है, यहाँ पे सन इसका लेना, यहाँ पे इसकी इसका जो भाई होगा ना यानी मामू, उसकी डॉटर लेनी है। अगर यहाँ पे होगी ना शादी तो उसको कहेंगे मैट्रिलेटरल, अगर यहाँ पे शादी होगी ना इसकी डॉटर और इनकी जो बुआ का जो सन होगा ना उसकी, तो उसको कहेंगे पैट्रिलेटरल, ठीक है, पैट्रिलेटरल। इसके बाद पार्लर कजन मैरिज बिटवीन द चिल्ड्रन ऑफ आइदर, देखो यहाँ पे क्या होता है मेल और फीमेल है, ठीक है, इन्होंने शादी की, ये एक डायग्राम भी आपने बना, फीमेल है ना यहाँ पे भी आपको फीमेल ही लेनी है, मेल है ना पार्लर में, यानी पार्लर आप याद रखना, मेल है ना यहाँ पे भी आपको मेल लेना यानी ब्रदर इसका, यानी इसका ब्रदर इसकी सिस्टर, यानी ये इन दो है ना इनके डॉटर हो सकती है सन हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगी इसकी इनकी मासी, ये होगा इनका अंकल, ठीक है, ये होगा इनका अंकल, ठीक है। अगर इन्होंने आपस में शादी की ना, इन्होंने इनके साथ शादी की ना, इन्होंने इनके साथ शादी की, ठीक है, दोनों साइड यानी पार्लर में, यानी जो मदर साइड है ना उन्होंने इस तरह शादी की, यानी यहाँ पे फीमेल है उसका आपने लेना है फीमेल ही यानी मासी इनकी। तो अगर मासी के बेटी या बेटी के साथ शादी हुई ना इनकी, तो इसी तरह यहाँ पे अगर अंकल की बेटी या बेटे के साथ शादी हुई ना इन बच्चों इनकी इन दोनों की बच्चों की, ठीक है, इन दोनों की के बच्चों की, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे पार्लर कजन मैरिज, ये आपको याद रखना है। बिटवीन द चिल्ड्रन ऑफ आइदर टू सिस्टर्स और टू ब्रदर्स इट इज नोन एज पार्लर कजन मैरिज। पार्लर में आपने लेना है मेल फीमेल, इसकी भी सिस्टर फीमेल लेनी है, इसका ब्रदर लेना है, इसकी सिस्टर लेनी है, ठीक है। ये अलग इस तरह इनकी अगर इनके बच्चे होंगे तो उनकी शादी इसके साथ हो गई या इसके साथ हो गई, इनको कहेंगे पार्लर कजन मैरिज, ठीक है। इसको एक दो दफ़ा ड्रा करें बस। आफ्टर डेथ, देखो यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स और लिए, लिबरेट यानी जब दो बंदों की शादी होगी ना, ये फीमेल है या मेल है, ठीक है, इनमें से लिबरेट है ना, लिबरेट यानी देवर विवाह, इसको कहेंगे लिबरेट कब होगी, जब मेल की डेथ होगी ना, फीमेल जो है ना इसने ब्रदर इन लॉ से शादी की, किसके साथ, जिसको देवर कहते हैं, ब्रदर इन लॉ के साथ अगर इसने शादी की ना उसको कहेंगे लिबरेट। अगर यहाँ पे फीमेल की डेथ होगी और मेल है ना इसने शादी की अपनी सिस्टर इन लॉ से, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, साली जिसको कहेंगे सोरोरेट कहेंगे उसको, ठीक है। सो एस सिस्टर एस सोरोरेट, ठीक है, इस तरह एक याद रखो दूसरा याद हो जाएगा, दूसरा याद खुद रहेगा, ठीक है, जब एक से आप कनेक्ट कर पाओगे ना दूसरा आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हाइपरगेमी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनुलोमा, ठीक है, एनुलोमा भी इसको कहते हैं, दोनों टर्म्स आप याद रखना, हाइपरगेमी एनुलोमा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मैन कैन मेरी अ वुमन ऑफ द सेम कास्ट और लवर, जब मेल होगा ना, देखो मेल जो है ना यहाँ पे क्या होता है हाइपरगेमी में, मेल जो है ना मेल या तो अपनी ही कास्ट में शादी करेगा, ठीक है, कास्ट में शादी करेगा अपनी ही कास्ट में सेम कास्ट, या उससे कम, ठीक है, या अपनी कास्ट से लोअर कास्ट में शादी करेगी। या आपने कॉमनली ऑब्जर्व भी किया होगा कि मेल ज़्यादातर या तो अपनी लेवल की जो फीमेल होगी उसके साथ शादी करेगा, या जो उस लेवल से कम होगी ना स्टेटस में या एजुकेशन में या किसी और फील्ड में, तो या उसके साथ शादी करेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना, उसको कहेंगे हाइपरगमी मेल के लिए, ठीक है। अगर फीमेल होगी ना, फीमेल जो है ना वो अपने से लोअर कास्ट के साथ शादी नहीं करती है, ज़्यादातर प्रेफर या तो अपनी ही कास्ट के साथ अपनी ही स्टेटस के साथ या अपने स्टेटस से ऊपर, ठीक है, अपने जो अपना उसका स्टेट्स है ना एजुकेशन में उससे ऊपर की जो ऊपर का जो रैंक में होगा ना कोई बंदा उसके साथ शादी करता है उसको कहेंगे हाइपरगमी। ए वुमन कैन मैरी अ मैन ऑफ द सेम कास्ट और हायर कास्ट, ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, ये कॉमन है आजकल भी चलता है ना। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको दोनों को अच्छे से एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे लिखा है, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखो ब्राह्मण है ना, मेल के लिए पहले मेल लिखेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ लो। ब्राह्मण है ना, ये ब्राह्मण के साथ मेल मेल की बात हो रही है, ब्राह्मण ब्राह्मण पहले आपको ये चार रैंक्स पता होनी चाहिए, ब्राह्मण फिर ये क्षत्रिय आ जाते हैं, फिर वैश्य आ जाते हैं, फिर शूद्र आ जाते हैं, ठीक है, ये आपको पहले याद रखना है, उसके बाद ये सब आपको समझ आएगा। इनकी रैंक ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 इस तरह, ठीक है। अब देखो
ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ भी शादी कर सकता है, यानी ब्राह्मण मेल ब्राह्मण वुमेन के साथ भी शादी कर सकता है, उसके काम भी क्षत्रिय, उससे काम भी, उससे काम भी, ठीक है। अब क्षत्रिय ये लेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे इसके साथ शादी नहीं कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेल लिया हमने, ठीक है, क्षत्रिय, ठीक है, ये क्षत्रिय के साथ शादी कर सकता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी वेश्यास, इसी तरह शूद्रास के साथ भी शादी कर सकता है, ठीक है। इसके बाद देखो ये वेश्यास है ना, ये यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकता, ना इसके साथ शादी कर सकता है या ना इसके साथ। अब ये आगे बढ़ेगा, शूद्रा सिर्फ शूद्रा या अपनी कास्ट के साथ, यहाँ पे मैंने लिखा है शूद्रा या अपनी कास्ट, ठीक है। इसके बाद शूद्रा मैन है ना, वो सिर्फ शूद्रा वुमेन के साथ ही शादी कर सकता है, ठीक है। ये भी आप याद रख। अब आगे बढ़ते हैं, फीमेल को देखते हैं। देखो फीमेल जो है ना, वो सिर्फ अपने ब्राह्मण मेन के साथ शादी कर सकती है, ठीक है। या अगर ये ना क्षत्रियास, ये ऊपर ऊपर जाता है, देखो यहाँ पे क्षत्रियास के साथ भी शादी कर सकती है, या ब्राह्मण के साथ भी, ठीक है, अगर क्षत्रिय वुमेन होगी। अगर वेश्या है ना, तो वेश्या के साथ भी क्षत्रिय भी ब्राह्मण भी आते हैं इसमें, ठीक है। एटलीस्ट एट मोस्ट याद रखो, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। देखो इसके बाद शूद्रास है ना, शूद्रा मेल के ये जो है ना, शूद्रा मेल के साथ ये शादी कर सकती है, वेश्या भी, क्षत्रिय भी, ब्राह्मण भी, ठीक है, सबके साथ ये शादी कर सकती है जो शूद्रा की वुमेन होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना, एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। अगर ये आपको समझ आया ना, आपको सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। देखो मेल है ना, अपनी रेंज, देखो मेल है ना, ये फीमेल है, या तो अपनी रैंक की मेल इस तरह बनाओ, या तो अपनी रैंक की फीमेल के साथ शादी करेगा, अपनी फीमेल अपनी क्लास की फीमेल के साथ शादी करेगी, या उससे कम, ठीक है, इस तरह बनाओ, ठीक है। यहाँ पे लिखो ब्राह्मण, यहाँ पे लिखो, अगर ब्राह्मण को लिखना है यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर इस तरह, ठीक है। फिर इसी तरह फीमेल का लो, ठीक है, फीमेल है ना, या तो अपनी अपने क्लास, अपने मेल, अपने अपनी क्लास की ये मेल के साथ शादी करेगा, मतलब क्लास इन द सेंस इनकम क्लास, जो एक स्टेटस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे या तो अपनी क्लास है या अपनी क्लास से ऊपर, इसका ये आएगा, फीमेल का इस तरह बनाओ और मेल का इस तरह बनाओ, उल्टा बनाओ इसका, यानी इसकी मिरर इमेज आप बनाओ फीमेल मेल के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद हाइपोगेमी, ठीक है, या पैटिलोमा। हाइपोगेमी है ना, ये अपोजिट होता है हाइपरगेमी का, ठीक है। हाइपरगेमी का अपोजिट क्या होता है, हाइपोगेमी, जो अभी हमने देखा, जहाँ पे फीमेल या तो अपने रैंक के साथ, अपने स्टेटस वाले बंदे के साथ शादी करेगी, या अपने स्टेटस से ऊपर वाले बंदे के साथ शादी करेगी, उसको कहेंगे हाइपरगेमा, ठीक है, हाइपरगेमी, ठीक है। और जब इसका अपोजिट जो है ना, उसको कहेंगे हाइपोगेमी। अगर यहाँ पे फीमेल है, फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, यहाँ पे फीमेल है, ठीक है, या तो वो अपने स्टेटस का बंदा ढूंढेगी और उसके साथ शादी करेगी, या अपने स्टेटस से कम, यानी उस कम भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, तो उसको कहेंगे हाइपोगेमी। लेकिन ये हिंदुइज्म जो हिंदू है ना, हिंदू मैरिज में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, प्रोहिबिटेड है। कुछ जगहों पे मतलब आजकल मतलब अब मॉडर्न सोसाइटीज़ है ना, अब इस चीज़ को ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते हैं। अगर कहीं जगहों पे जो फीमेल होती है ना, वो एक हाईएस्ट पोस्ट पे होती है, और मेल जो है ना, वो छोटा सा बिजनेस करता है, तो इस तरह भी आजकल शादियाँ होती है। तो आप वो एग्जाम्पल माइंड में रख के हाइपोगेमी को याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और टर्म है कोहैबिटेशन, ठीक है। कोहैबिटेशन इसका क्या मतलब, देखो ये आजकल पाया जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब आजकल सोसाइटीज़ में जो मॉडर्न सोसाइटीज़ है ना, वो वहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि द स्टेट ऑफ लिविंग टुगेदर एंड हैविंग अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विदाउट बीइंग मैरिड, यानी शादी के बगैर जो आजकल है ना, मतलब बहुत ज़्यादा मॉडर्न सोसाइटीज़ होती है ना, वहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, शादी नहीं करते हैं, बस आपस में अच्छे से, मतलब जो कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप भी रखते हैं लेकिन शादी नहीं करते हैं, उसको कोहैबिटेशन कहते हैं। इस तरह की भी एग्जाम्पल आपको मिल सकती हैं, ये भी आप याद रखना, ठीक है। द एज ऑफ मैरिज इज फिक्सड एज 18 ईयर्स फॉर द गर्ल्स एंड 21 फॉर, मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिया है, शायद आपको पूछा जा सकता है। तो 18 मेल्स की, ये फीमेल्स की है, 21 बॉयज़ की है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद विडो रिमैरिज एक्ट, ये भी आपको याद रखना कब आया था, 1950। ये मैंने एक्स्ट्रा 2 पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। एक और टर्म यहाँ पे मैंने ली है, ठीक है, पैट्रे वीवी लोकल, ठीक है। जब मतलब देखो क्या होता है, देखो दो बंदों की मतलब शादी होगी, मेल होगा फीमेल, एक तो मेल एक तो फीमेल, ठीक है। अब ये रह रहे हैं कहाँ पे, जो मेल है ना, इसके पापा के घर में, ठीक है। जो अगर पापा ने वो घर बनाया होगा ना, तो उसको कहेंगे पैट्रे वीवी लोकल, ठीक है। फिर से समझो, देखो मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल एंड फीमेल, इन्होंने आपस में शादी की, ठीक है। इनका जो अब उनको कहाँ पे जाना, मेल के घर, ठीक है। अगर वो घर है ना, वो घर वो मेल के पापा का है, ठीक है, जहाँ पे वो रहने लगे हैं, ठीक है, उसको कहेंगे पैट्री वेवी लोकल। इस तरह आप ये याद रखना। इसके बाद फैमिली है। फैमिली का ये एक और सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो पीछे जो पिछला वीडियो है ना, उसमें भी थोड़ा इसको टच किया है, लेकिन मैंने यहाँ पे अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, एमसीक्यूज, डेफिनेशन, सब कुछ, ठीक है। देखो फैमिली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, ये आपको मैंने बोला है। इट इज नोन एज फर्स्ट स्कूल ऑफ सिटीजनशिप, ये आपको पता है, फैमिली सबसे पहले यहाँ पे सोशलाइजेशन होती है, सब कुछ, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक नोट लिया है, ठीक है। देखो राय इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज। सती आपको पता होगा क्या होता था, कि अगर दो बंदों की शादी होती थी ना, तो अगर मेल की डेथ होती थी ना, तो फीमेल क्या करती थी, वो खुद को जलाती थी, ठीक है, जिंदा। तो इसको कहेंगे, उसको कहते थे सती। इसको एबॉलिश किसने किया, राजा राम मोहन राय, ये इसके साथ अटैच है, और इसने एबॉलिश किया है चाइल्ड मैरिज भी, ये भी आपको याद रखना। ये कौन था, राजा राम मोहन राय, ठीक है। इसके बाद कुछ डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहले अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ सेंसस यूएसए, इसने क्या बोला है फैमिली के बारे में, फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर पर्सन रिलेटेड बाय ब्लड मैरिज और एडॉप्टेशन एंड रिसाइडिंग टुगेदर, ठीक है। जो एक फैमिली होती है ना, ये सब एक दूसरे के साथ ब्लड ब्लड रिलेशन इनकी नहीं होती। फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ, इनकी कोई ब्लड रिलेशन नहीं होती है ना, हस्बैंड वाइफ होगी ना, तो इनकी सिर्फ मैरिज रिलेशनशिप होती है, ब्लड रिलेशनशिप इनकी नहीं होती। इनके बच्चे जब होंगे ना, उनकी ब्लड रिलेशनशिप होती है। तो इसका यही मतलब है, ठीक है।
बीरो ब्लड के साथ यहाँ पे कीवर्ड रखो ना ब्लड, ठीक है, ब्लड के बारे में, ब्लड मैरिज वेरिज है ना, तो यहाँ पे बीरो है ना, बीरो के ब्लड के साथ किसी भी तरह याद रखो, तो इस तरह ये डेफिनेशन आपको याद हो सकती है, ठीक है। इसके बाद मैक एंड यंग से द फैमिली इज द बेसिक प्राइमरी ग्रुप एंड द नेचुरल मैट्रिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। जो यंग पीपल है ना, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू जो बूढ़े होते हैं, इस तरह भी याद रखो। मैक एंड मेकअप करके, मतलब यंग लोग मेकअप करते हैं, मेक एंड यंग को कनेक्ट करो पर्सनैलिटी के साथ। यहाँ मैट्रिक्स जो है ना, यंग लोग है ना, जब मैट्रिक पास करते हैं ना, वो यंग होते हैं, तो इस तरह भी याद रखो। मैं बस ये बोलता हूँ कि कोई की टर्म, कोई की वर्ड यहाँ पे मत निकलेगा, आपको डेफिनेशन याद रखने में ईजी होगा, लेकिन एटलीस्ट आपको डेफिनेशन 3 4 5 दफ़ा पहले पढ़नी है, उसके बाद की वर्ड निकालना है, वो याद रहता है अच्छे से। इसके बाद रीजंस, ठीक है, द फैमिली में बी डिस्क्राइब्ड एज अ वुमन विथ अ चाइल्ड एंड अ मैन टू लुक आफ्टर देम, ठीक है, तो इस तरह ये भी याद रखो, ठीक है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, यहाँ पे मेटिंग रिलेशनशिप होता है, फैमिली की के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी फैमिली में क्या क्या होता है, ठीक है। मेटिंग रिलेशनशिप होती है, फीमेल और मेल के बीच में जो मेटिंग रिलेशनशिप होती है, फॉर्म ऑफ मैरिज होती है, फिर फैमिली बनती है। कॉमन हैबिटेशन, एक ही घर में रहते हैं बच्चे बच्चे, है ना, तो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है, इनका नाम भी पर्टिकुलर होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा घरों के सामने किसी जगह लिखा होता है लोन मंजिल, इसी तरह कुछ कुछ लिखा होता है ना, वो गेट के सामने, तो इस तरह आप ये याद रखना, सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, इनका इस फैमिली का नाम ही अलग होता है। उसके बाद इकोनॉमिक प्रोविजन, यानी इकोनॉमिक जो आस्पेक्ट है ना एक फैमिली का, वो जो लिव तो मीट द जो फूड की ज़रूरत होगी, वो सब चीज़ें जब ज़रूरत होगी ना, वो टोटलिटी में फैमिली कोशिश करता है, एक फैमिली ही टोटलिटी में उन चीज़ों को मैनेज करती है, एक फैमिली, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोविजन, ठीक है। इसके बाद सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, ये भी आपको पता है फैमिली में कम्युनिकेट होती है ना चीज़ें, क्या करना है आगे, किसकी शादी करनी है घर में, किसका क्या करना है, किसको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या करना है, वो सब कौन करता है, एक फैमिली टोटलिटी में। इसके बाद यूनिवर्सलिटी, क्योंकि फैमिली यूनिवर्सलिटी मीन्स चाहे आप प्रिमिटिव जो सोसाइटीज़ में भी जाएंगे ना, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत फैमिली सिस्टम है, यूनिवर्सलिटी, यानी फैमिली सिस्टम हर एक दुनिया में, हर दुनिया के हर एक कोने में पाया जाता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो इमोशनल बेसिस, ठीक है, फैमिली में इमोशनल बेसिस भी होते हैं। देखो अगर फैमिली में किसी की फॉर एग्जांपल अल्लाह बचाए किसी की डेथ होती है, क्या होता है, कितने इमोशंस, इंसान रोता है, चीखता है, ये क्या है, ये इमोशनल बेसिस किस पे, फैमिली के बेस पे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। इसके बाद लिमिटेड साइज, एक फैमिली का लिमिटेड साइज होता है ना एज कम्पेयर टू एक सोसाइटी, एक कंट्री, एक स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में जब हम देखते हैं फैमिली एक स्मॉल यूनिट होता है ना, तो ये भी आप याद रखें, इसमें लिमिटेड पर्सनस होते हैं। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली को देखते हैं फैमिली में किस तरह की फैमिलीज होती हैं, ये भी आपको देखना है। न्यूक्लियर फैमिली आपको पता है, एक माँ बाप होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, उसको न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे। सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली इसको क्या कहेंगे, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्स्ट्रा बंदा अपनी फैमिली में लिया है किसी भी रिलेटिव से, वो आपके काम में हेल्प करता है। आपने देखा होगा जहाँ पे जो सिस्टर्स होती है वो ज़्यादातर उनको भेजा जाता है अपनी नानी या किसी घर, इस तरह काम वाम वो हेल्प करती है वहाँ पे, तो वो एक्स्ट्रा बंदा होता है ना वहाँ पे, तो उसको कहेंगे सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। लेकिन वो वहीं पे रहती है, फिर उसकी शादी भी वहीं पे होती है, तो ये भी आपने देखा होगा कहीं जगहों पे ये भी अभी भी पाया जाता है। तो इसके बाद है सब न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, सब न्यूक्लियर फैमिली, फॉर एग्जांपल है विडो विथ हर अनमैरिड चिल्ड्रन और सिबलिंग्स, ठीक है। देखो क्या होता है, अगर एक मैरिज होगी मेल एंड फीमेल के बीच में, ठीक है, अब इसकी डेथ हो गई, तो ये है ना, ये जो माँ है ना, ये अपने जो बच्चे हैं ना उनके साथ रह रही है, उसको कहेंगे सब न्यूक्लियर। यहाँ पे मेल नहीं होगा, ठीक है, मेल की डेथ हुई होगी यानी यतीम जिसको कहेंगे, वहाँ पे माँ होगी और उनके बच्चे होंगे, उसको कहेंगे सब सब न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। वहाँ पे क्या मिस्टेक हुई थी मुझे, मैंने लिखा था एक्स्ट्रॉडेड एक्स्ट्रॉडेड, ठीक है, मैंने टेक्स्ट में लिखा ना एक्स्ट्रॉडेड, मगर ये ओवर लुक हुआ, मैंने इसको एक्स्ट्रॉडेड पढ़ा भी वहाँ पे। जो लास्ट वीडियो था जो मैंने फैमिली के बारे में, जो जॉइंट फैमिली के बारे में बोला, वहाँ पे मैंने टाइपिंग करते करते मैंने एक्स्ट्रॉडेड लिखा है, मैंने पढ़ा भी उसको एक्स्ट्रॉडेड ही है। आई एम सॉरी फॉर दैट, इसको एक्सटेंडेड लिखना था, जब टेक्स्ट एरर हुआ है तो आप याद रखना एक्सटेंडेड फैमिली, जो सिर्फ बच्चे ही नहीं है, यहाँ पे दादा दादी होती है, कुछ रिलेटिव्स भी होते हैं, तो इस तरह की फैमिली को क्या कहें, अंकल भी होते हैं, तो इसको कहेंगे एक्सटेंडेड फैमिली या जॉइंट फैमिली, ठीक है। टू और मोर न्यूक्लियर फैमिलीज, दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली जब एक ही घर में रहती है ना, तो उसको कहेंगे जॉइंट न्यूक्लियर फैमिली, ये भी पाई जाती है अभी भी बहुत सारी जगहों पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी एक और है, यानी अथॉरिटी किसकी होगी घर में, उसके बेस पे हम देखते हैं। देखो पैट्रियार्कल फैमिली, पैट्रियार्कल मीन्स पेरेंट, आप समझ लें पापा, पी है ना, पी ए पापा, यानी मेल, मेल हेड जब होगा ना एक फैमिली का, उसको कहेंगे पैट्रियार्कल, ठीक है। इसके बाद मैट्रियार्कल, एम ए मदर के साथ कनेक्ट करो, फीमेल फीमेल हेड होगी घर में, तो उसको कहेंगे मैट्रियार्कल, ठीक है। इसके बाद ऑल्सो नोन एज मदर राइट फैमिली, ठीक है, ये मैट्रियार्कल है ना, इसको मदर राइट फैमिली भी कहते हैं या मैटरनल फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल खांसी एंड गारो, आपने जो इंडिया का जो है ना, ये मेघालय में है ना, ये पाया जाए गारो खांसी जयंती हिल्स भी है वहाँ पे। अगर मेप है तो यहाँ पे इंडिया है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा हुआ ये, 1 मिनट में छोटा सा मेप बनाता हूँ इंडिया का, तो थोड़ा सा किसी भी तरह मैं ऐसे ही रैंडमली बना लेता हूँ, क्या इसी तरह मैं बना, यहाँ पे है ना मेघालय, मेघालय में ये 3 हिल्स भी है, गारो पहले आती है, फिर खांसी, फिर जयंती हिल्स है ना, तो यहीं पे ये पाई जाती है। शिलोंग जो प्लेट्यू है जहाँ पे जो बारिश भी, शिलोंग प्लेट्यू है ना, तो उसी एरिया में ये खांसी गारो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कुछ ट्राइबल्स हैं वहाँ पे ये पाई जाती है। यहाँ पे हेड जो होती है ना वो फीमेल होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, यानी रहते कहाँ पे हैं, क्या वो मेल के घर में रहते हैं, क्या फीमेल के घर में रहते हैं, क्या अलग किसी जगह रहते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है पहले, सबसे पहले।
पैट्रे लोकल फैमिली, पैट्रे लोकल पी है ना पापा, आप याद रखना पी ए जब आएगा ना पैट्रे पापा के साथ कनेक्ट करना है। व्हेन द वाइफ गोज टू लिव विद हर हस्बैंड्स फैमिली, यानी जो कॉमन है आजकल, जब वाइफ जब शादी होगी ना, वाइफ अपने जो हस्बैंड है ना उसके घर जाती है, वहीं पे रहती है, जो कॉमन है, तो उसको कहेंगे पैट्रे लोकल। लोकल मीन्स लोकेट के साथ कनेक्ट करो, लोकेशन, लोकल है ना, लोकल लोकेशन के साथ कनेक्ट करो, लोकेशन, लोकेशन के साथ कनेक्ट करो, इस तरह याद रहेगा। इन की पॉइंट्स को देखा करें गौर से, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं एग्जाम में फिर, ठीक है। इसके बाद मैट्रे लोकल, मैट्रे है ना मैं, मदर के साथ कनेक्ट करना है, और लोकल, लोकल लोकेट के साथ कनेक्ट करना है, कहाँ पे रहना है, लोकेशन कहाँ पे है या कहाँ पे रहना है, ठीक है। जहाँ जब व्हेन द कपल आफ्टर मैरिज मूव्स टू लिव विद द वाइफ्स फैमिली, द हस्बैंड हैज़ ए सेकेंडरी पोजीशन इन द वाइफ्स फैमिली, ये भी आपको याद रखना है। जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं ना गैर पैठ, गैर पैठ ना माना मतलब कोई मतलब कोई ऐसी फैमिली होती है उनका कोई सन नहीं होता है, तो वो प्रेफर करते हैं फिर किसी ना किसी मतलब वो अपनी बेटी है ना उसके लिए लाते हैं फिर घर ही उस मेल को, तो उसको कहेंगे मैटर लोकल। यहाँ पे आप समझ लें ज़्यादा अथॉरिटी होती है फीमेल के ऊपर, तो ये भी आजकल पाया जाता है मतलब बहुत जगहों पे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं मैटर लोकल, माँ मदर के घर, जहाँ पे जो जो वाइफ होती है ना उसका जो पापा और उसका जो घर होता है ना वहीं पे मेल ही जाता है घर पे खेतवान से, तो ये भी आप याद रखना। इसके बाद नियो लोकल, नियो मीन्स न्यू, न्यू के साथ कनेक्ट करो, न्यू, यानी शादी होगी दो बंदों की, उन्होंने एक नया सा घर बनाया, ना वो माँ का है ना वो बाप का है, दोनों के साथ नहीं रहते हैं, अलग रहते हैं, तो उसको कहेंगे न्यूक्ली न्यूक्ली न्यू लोकल, न्यू न्यू के साथ कनेक्ट करो, इस तरह याद रह जाएगा। एन इंडिपेंडेंट रेजिडेंस विच इज नाइदर अटैच्ड टू द ब्राइड्स फैमिली और ओरिजिन और ब्राइड ग्रूम्स फैमिली ऑफ ओरिजिन, ठीक। इसके बाद एवन क्यू लोकल, ठीक है, एवन क्यू लोकल, ये आपको याद रखना, ये नया केरला, यहाँ पे केरला है ना, यहाँ पे पाया जाता है, तो ये वाली कस्टम, तो यहाँ पे क्या होता है, मैरिड कपल मूव्स टू द हाउस ऑफ द मैटरनल अंकल, यानी मामू के घर में रहते हैं। किसी को अगर इन टर्म्स का अभी पता नहीं है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो पैटर्नल आपको पता है, पैटर्नल, पैटर्नल अंकल क्या होगा, पापा का भाई जो होगा वो हमें पैटर्नल अंकल होगा, ठीक है। अगर मैटर्नल अंकल हुआ तो वो मम्मा का जो भाई है ना, हमारा मामू, तो उसको कहेंगे मैटर्नल अंकल। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये नया अज़फ केरला, ये आपको याद रखना है। इसके बाद मैट्री पैट्री लोकल फैमिली, ठीक है, मैट्री पैट्री, इसका क्या मतलब है, आफ्टर मैरिज द ब्राइड ग्रूम क्या करता है, मूव्स द हाउस ऑफ द ब्राइड एंड टेम्पररली सेटल्स देयर। इसके बाद क्या होता है, टिल द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड एंड देन कम्स बैक टू हिज फैमिली ऑफ द ओरिएंटेशन। ये भी आपको चौहान, चंद चौहान ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश में ट्राइब्स है, कुछ एरियाज है वहाँ पे पाया जाता है। क्या होता है कि जब मेल और फीमेल की शादी होती है ना, मेल फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल की शादी होती है ना, मेल जो है ना वो रहता है फीमेल के घर में, ठीक है, कब तक, जब तक एक बच्चा होगा ना तब तक, फिर वो वापस आता है अपनी फैमिली में। इसको कहेंगे मैट्री पैट्री, यानी दोनों में, यानी मैट्री पैट्री, पहले मैट्री यानी माँ के जो घर में रहते हैं ना, यानी वाइफ के घर में पहले वो हस्बैंड रहता है जब तक एक बच्चा होगा, उसके बाद वो वापस आता है अपने फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, तो हिज फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट, ठीक है, डिसेंट क्या है, यानी अबव अजदाद, जो हमारे पीछे बुजुर्ग ग्रैंड 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 पेरेंट्स हुआ है ना, उनको कहेंगे डिसेंट हमारा, देखो। इसके बाद पैट्रिलिनियल फैमिली मीन्स व्हेन डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू द फादर, पी आया ना फिर से, लीनियल आया ना, लीनियल को लाइन के साथ करें, देखो पापा है ना, पापा, ठीक है, आप लिखो पापा, ठीक है। इसके बाद लाइन, लीनियल लाइन, पापा के पीछे जो जो है उसका पापा उसका पापा उसका पापा, ये लाइन मैंने ड्रा की ना, इसको कहेंगे पैटली लीनियल फैमिली। जब वो ऑरिजिन, जब हमारा मतलब जो फैमिली होगी ना उसका डिसेंट देखा जाएगा ना, जो फर्स्ट डिसेंट होगा उस फैमिली का, तो उसी को डिसेंट कहेंगे, उस मतलब पर्टिकुलर पर्सन को जो पहला होगा, ठीक है। तो जहाँ से ये वाली मतलब फैमिली स्टार्ट हुई होगी, ठीक है, तो इसको कहेंगे पैटल लीनियल, लेकिन पापा की तरफ से आपको ये देखना है, ठीक है। इसके बाद एक और है मैटली लीनियल, जब माँ की तरफ से हम देखते हैं ना, मैट्रिलिनियल माँ मदर, ठीक है, लीनियल लाइन डालनी है मदर की, जो जो पापा होगा इसी तरह, या मदर साइड मदर मदर इस तरह, तो आपने ये देखना है, तो उसको व्हेन डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू द मदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल्स याद रखना है, माला बर मदर के साथ कनेक्ट करो, माला बर द खांसी ट्राइब्स, ठीक है, द विदास विदास एंड द नॉर्थ अमेरिकन इंडिया, ये तीन एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑन द बेस ऑफ मैरिज, ठीक है, अब मैरिज के बेस से क्या फैमिलीज होती है, जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया इसके बारे में, मोनोगोमस फैमिली, जो मोनोगोमी मैरिज मैंने बोला ना, वही मोनोगोमस यहाँ पे है, मोनो मींस वन, गैमी मींस मैरिज, तो वन मेल वन फीमेल होती है, वन मेल वन फीमेल होती है, तो इस तरह ये याद रखना। इसके बाद पॉलीगैमस फैमिली, ये भी आपको मैंने बोला, पॉली मींस मैनी, गैमस मींस मैरिज, यानी वन मैन मैनी वाइव्स और वन वुमेन मैनी हस्बैंड्स, ठीक है, इस तरह आप ये भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद पॉलीगेनियस फैमिली, ठीक है, पॉली अब फैमिली है, वहाँ पे पॉलीगेनियस मैरिज हमने पढ़ी नहीं, यहाँ पे पॉलीगेनियस, यहाँ पे ओ यू एस ऐड होगा क्योंकि हमें फैमिली की बात करनी है यहाँ पे, तो बस इतनी फर्क है, बाकी सेम है। पॉलीगेनियस फैमिली, देखो इसमें क्या होता है, मोर देन वन, पॉली मीन्स मैनी, गैनी आया ना, जानी के साथ कनेक्ट करना है, मोर देन वन वाइफ एट ए टाइम, ठीक है, एंड लिव्स विद देम एंड देयर चिल्ड्रन टुगेदर, फॉर एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ये हर ये है ना, यहाँ पे इस्किमोस हैं, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका है, निगोराज, मुस्लिम्स में भी ये पाया जाता है, क्योंकि मुस्लिम्स में अलाउड है ना फोर वाइव्स, तो इस तरह आप ये याद रखना।
इसके बाद पॉली एंड्रस, ठीक है, पॉली है ना, पॉली मीन्स मैनी, ए एंड ये हस्बैंड के साथ कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे एक वाइफ होगी, बहुत सारे हस्बैंड होंगे, एक साथ वो रह रहे होंगे, ठीक है, ये भी पाया जाता है, ठीक है। वन वाइफ हैज मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम एंड शी लिव्स विद देम, ऑल ऑफ देम टुगेदर, ठीक है, और ईच ऑफ देम इन टर्न, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप एफिलिएशन, ठीक है, इन ग्रुप आउट ग्रुप एफिलिएशन। एंडोगोमस, जो मैंने एंडोगामी बोला ना, एंड आपका ये एंड पॉइंट है, यहाँ इससे बाहर नहीं आप निकल सकते हैं, तो इसी को कहेंगे एंडोगोमस फैमिली। जब एक ही मतलब कास्ट, एक ही पर्टिकुलर ग्रुप में मैरिज होगी, तो वहाँ पे वो फैमिली होगी ना, उसको एंडोगोमस फैमिली कहेंगे। जब आपको एंडोगामी मैरिज आपको समझ आया ना, तो यहाँ पे फैमिली भी वैसा ही है, बस टर्म्स की इंटर ये चेंज है, अल्टरेशन है टर्म्स की, बस फैमिली यहाँ, वहाँ पे मैरिज है, यहाँ पे फैमिली है, ठीक है। एक्सोगोमी, जब वो एक अपने ग्रुप से बाहर निकलेगा और शादी करेगा, वो फैमिली बनेंगे, उनके बच्चे होंगे, तो उसको कहेंगे एक्सोगोमी, एक्सोगोमस फैमिली, ठीक है। ऑन द बेस ऑफ ब्लड रिलेशन, ठीक है, देखो कंसन गिवन फैमिली, जो आपने मैंने आपको पहले भी बोला है पिछले वीडियो में भी, कंसन गिवन फैमिली, देखो ब्लड ब्लड रिलेशनशिप, देखो बच्चों को अपने माँ बाप के साथ जो रिलेशनशिप होती है ना, ब्लड रिलेशनशिप होती है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, कंसन गिवन फैमिली, ठीक है। कन, आप समझ लो किसी का कान है, उसमें जख्म लग गया है ना, उससे ब्लड आया है, ठीक है, उससे ब्लड निकला है, तो कन कन के साथ कनेक्ट करो, आपको याद हो जाएगा ब्लड टू ब्लड रिलेशनशिप, ठीक है। इसके बाद कंजुगल जो फैमिली होती है ना, जिसका मैंने ऑलरेडी आपको बोला है पिछले वीडियो में भी, तो कंजुगल फैमिली क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है, रिलेटिंग टू द मैरिज और रिलेशनशिप बिटवीन मैरिड कपल, यानी हस्बैंड वाइफ के आपस में जो है ना, इनकी ब्लड रिलेशनशिप नहीं होती है, इसकी ब्लड रिलेशनशिप अपने फैमिली के साथ होती है, इसकी ब्लड रिलेशनशिप अपने फैमिली के साथ होती है, ठीक है। जो आपस में इनकी रिलेशनशिप होती है ना, वो एक मैरिज के बेस पे होती है, एक इमोशंस, एक लव, रिस्पेक्ट, इन चीज़ों पे होती है ना इनकी रिलेशनशिप, उसको क्या कहेंगे, कंजुगल फैमिली, ठीक है, कंजुगल फैमिली। इसके बाद द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ ए फैमिली क्या होती है, ये मैंने यहाँ पे लिखी है। सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड्स, ये फैमिली की एक नीड होती है, ये भी एक वजह होती है शादी करते हैं मोस्टली, ये मतलब आप समझे, फिर फैमिली आती है, फिर वो सब आती है, पहले अट्रैक्शन होती है इस चीज़ की, ये बाय नेचर है। तो इसके बाद सेक्स इंस्टिंक्ट इज दैट इज द नेचुरल एंड बायोलॉजिकल अर्ज ऑफ ह्यूमन बीइंग, यही रीजन बनता है, फिर फैमिली आगे बढ़ती है। रिप्रोडक्शन, बच्चों की रिप्रोडक्शन, एक और फंक्शन फैमिली की। इसके बाद सस्टेनेंस फंक्शन, ठीक है, सस्टेन करना, एक फैमिली को बचाना, किसी भी चीज़ से, किसी की चीज़ की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, वो सब मैनेज करना, वो सब एक फैमिली को बचाते रखना, मतलब सस्टेन करना एक फैमिली को, ये भी फैमिली की फंक्शन होती है। उसके जो यूनिट्स है, जो मेंबर्स है, उनकी केयर करना, कोई बीमार है उसकी, उसके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करते हैं फैमिली वाले, तो उसको कहेंगे सस्टेनेंस फंक्शन, सस्टेन करना अपनी फैमिली को। प्रोविजन ऑफ ए होम, यानी एक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम होगा, उसको बनाना, सब सब लोग उसमें हेल्प करते हैं किसी भी तरह, तो एक फैमिली में एक होम बनाते हैं, तो वो भी एक फंक्शन है फैमिली का, ठीक है। इसके बाद सोशलाइजेशन, यहाँ पे मैंने लिखा है सोशलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले एक इंसान सोशलाइज कहाँ पे होता है, अपनी फैमिली में। एक बच्चा सोसाइटी के बारे में कहाँ पे जानता है, पहले अपनी फैमिली पे जानता है ना, तो सोशल जो अपनी फैमिली है ना, वो वहाँ पे सोशलाइजेशन भी होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशलाइजेशन के लिए, कौन, अपनी फैमिली, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, किनशिप पे आते हैं, ठीक है। देखो किनशिप को अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो किनशिप रेफर्स टू अ सेट ऑफ रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशनशिप्स, कंसंगुअल और मैरिज एफिनल, ठीक है। ये है ना जो रिलेशनशिप होती है ना, जो एक सेट ऑफ रिलेशनशिप्स होती है ना लोगों के बीच में, चाहे वो ब्लड रिलेशनशिप हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, मैरिज रिलेशनशिप हो, नॉन ब्लड रिलेशनशिप हो, कि ग्रुप ग्रुप रिलेशनशिप हो, उसको कहेंगे किनशिप, ठीक है। शिप आया ना, देखो रिलेशनशिप, शिप से ना शिप निकालो, रिलेशनशिप से शिप निकालो, और किनशिप को देखो, ठीक है। रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है कि लोगों के एक सोसाइटी में आपस में क्या रिलेशनशिप है उनकी, उनको ये देख लेता है, ठीक है। किनशिप के बारे में, किनशिप में वही पढ़ते हैं हम, ठीक है। किनशिप इज वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी, ठीक है। यही ऑर्गेनाइज करता है ना, अगर ये चीज़ें नहीं होती सोसाइटी में, सोसाइटी अच्छे से, कोई किसी को मारेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे सोसाइटी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगी, कन्फ्लिक्ट होंगे, वो सब चीज़ें आती है बीच में। तो अगर एक रिलेशनशिप होगा, एक कनशिप होगा, एक दूसरे पे कोई अटैक नहीं करेगा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप समझ लेना। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन फाउंड इन एवरी सोसाइटी, जो किनशिप है ना, ये हर एक सोसाइटी में पाया जाता है, यानी रिलेशनशिप हर एक सोसाइटी में पाया जाता है ना। जब फैमिली हर एक सोसाइटी में पाई जाती है, जब मैरिज हर एक सोसाइटी में पाई जाती है, किनशिप भी हर एक सोसाइटी में पाई जाती है, क्योंकि हर एक सोसाइटी में रिलेशनशिप्स होते हैं ना आपस में। इसके बाद द इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, ये मैंने आपको बोला अच्छे से। इसके बाद एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है किनशिप के बारे में, आपको ये पता होना चाहिए, द सोशल रिलेशनशिप, ठीक है, सोशल रिलेशनशिप ड्राइविंग फ्रॉम ब्लड टाइज या मैरिज, ठीक है, कलेक्टिवली रेफर टू एज किनशिप, ठीक है, इसको किनशिप कहते हैं। ये किसने दी थी, एबरक्रोम बाय, ठीक है, एबरक्रोम बाय, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद टाइप्स ऑफ किनशिप, यहाँ पे दो टाइप्स है, एक तो कंसंगुअल किनशिप है, एक एफिनल किनशिप है, ठीक है, बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशनशिप। देखो जो एफिनल, जो पीछे मैंने आपको बोला, यहाँ पे चाइल्ड के आपस में जो पेरेंट्स और चिल्ड्रंस की रिलेशनशिप होती है ना, उसको कहेंगे कंसंगुअल रिलेशनशिप, ठीक है। इसके बाद एफिनल किनशिप ऑन द बेस ऑफ मैरिज होती है, यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ उसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डिग्री ऑफ किनशिप क्या होती है, डिग्री ऑफ किनशिप का मतलब है क्लोजनेस, ठीक है। देखिए डिग्री ऑफ किनशिप, एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ क्लोजनेस और डिस्टेंस ऑफ दैट रिलेशनशिप। किनशिप मीन्स रिलेशनशिप, आपको इतना पता होगा। तो डिग्री ऑफ किनशिप यानी कितनी क्लोजनेस है,
एक तो होता है अपना क्लोज रिलेटिव, एक तो होता है थोड़ा क्लोज, एक तो होता है ज़्यादा मतलब डिस्टेंट रिलेशनशिप जिसके साथ होगी। तो यही होगी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, एक डिग्री, दूसरी डिग्री, तीसरी, इसी तरह ये डिग्रीज होंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे मैंने अच्छे से लिखा है। एक तो प्राइमरी किनशिप है, इसमें दूसरी है सेकेंडरी किनशिप और टेरिशरी किनशिप। जो प्राइमरी है ना, इसमें आता है प्राइमरी कंसेंगुअल, प्राइमरी एफिनल, सेकेंडरी कंसेंगुअल और सेकेंडरी एफिनल। इसी तरह टर्शियरी के बारे में कंसेंगुअल और टेरिशरी एफिनल, ठीक है। ये एफिनल और ये आपको पता होगा, तीन टाइप्स की रिलेशनशिप्स है, ये आपको याद रखना। पहले तीन टाइप्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। उसके बाद उनके दो दो है ना, सेम सेम। यहाँ पे प्राइमरी है, प्राइमरी कंसेंगुअल, यहाँ पे भी कंसेंगुअल, यहाँ पे भी कंसेंगुअल, इस तरह याद, यहाँ पे भी एफिनल, यहाँ पे भी एफिनल, यहाँ पे भी एफिनल। सिर्फ पहली पहली टर्म देखो, यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ पे टर्शियरी, यहाँ पे टर्शियरी। इस तरह इसको भी देख लेना। इसके बाद प्राइमरी किनशिप, प्राइमरी किनशिप रेफर्स टू डायरेक्ट रिलेशंस, डायरेक्ट रिलेशंस। प्राइमरी मैंने बोला ना डायरेक्ट रिलेशनशिप्स होती है यहाँ पे। प्राइमरी कैन देखो, प्राइमरी है ना, प्राइमरी फर्स्ट आती है, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप्स, आपको ये याद है। जिस तरह मैंने बोला है, जब स्टैटिस्टिक्स में हम डाटा कलेक्ट करते हैं ना, प्राइमरी डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं ना, वो डायरेक्टली हम इंटरव्यू करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब वो डायरेक्ट होता है। जो सेकेंडरी होता है ना, वो इनडायरेक्ट होता है। इस तरह आप ये याद रखना। तो प्राइमरी में क्या आता है, डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ पे प्राइमरी कंसेंगुअल भी होती है, प्राइमरी एफिनल भी होती है। यहाँ पे जो मैंने बोला, प्राइमरी कंसेंगुअल भी होती है, प्राइमरी एफिनल भी होती है। अब कंसेंगुअल कौन कौन होगी, पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में जो रिलेशनशिप होगी उसको प्राइमरी कंसेंगुअल कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है और वो ब्लड रिलेशनशिप होती है। कंसेंगुअल को ब्लड के ब्लड रिलेशनशिप कहते हैं। इसी तरह प्राइमरी एफिनल जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्राइमरी डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, ठीक है। प्राइमरी एफिनल यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइमरी एफिनल, वो भी आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। प्राइमरी एफिनल ये भी आप याद रखना। इसके बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी मीन्स देयर देयर आर बेसिकली 8 प्राइमरी केनस। ये आप याद रखना, 8 केनस होती हैं। जो प्राइमरी है ना, प्राइमरी केनस ये 8 हैं। ये आपको इसी तरह एज इट इज़ याद रखना। फॉर एग्जांपल फादर मदर, दो जो है ना, चिल्ड्रन पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, ये ब्लड रिलेशनशिप है। इसी तरह जो जो है ना, मतलब प्राइमरी है ना, क्लोज रिलेशनशिप, ये 8 है, ठीक है। इररेस्पेक्टिव ऑफ कंसंगुअल और एफिनल, ये आपको नहीं देखना है, बस आपको याद रखना है, टोटल 8 है क्लोज रिलेशनशिप। ब्रदर सिस्टर, जो ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, इस तरह की रिलेशनशिप। तो ये आपको याद रखना है। कितनी है ये, 8, ये 8 याद रखना। इसके बाद है सेकेंडरी किनशिप्स, ये टोटल 33 है। इस तरह ऑब्जेक्टिव आ सकता है, मैंने यहाँ पे लिखा है 33 किनशिप्स होती है टोटल में। वन इज प्राइमरी किनस, प्राइमरी किनस, ठीक है। वन इज प्राइमरी किनस, प्राइमरी किन, इसका क्या मतलब है, देखो सेकेंडरी प्राइमरी किनस, प्राइमरी किन, यहाँ पे भी इसकी भी प्राइमरी किनस, प्राइमरी किन, इसकी सेकेंडरी बन जाती है, ठीक है। ये आपको याद, फॉर एग्जांपल ये दो मैं आगे अच्छे से आपको समझाऊंगा। ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, इसकी प्राइमरी किन क्या होगी, इनके घर वाले। इसकी प्राइमरी किन क्या होगी, इसके घर वाले। जो इनके आपस में रिलेशनशिप है ना, इसको कहेंगे सेकेंडरी किनशिप, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा जो पहली है ना, सेकेंडरी कंसेंगुअल, यहाँ पे आया ना कंसेंगुअल, यानी ब्लड रिलेशनशिप। सेकेंडरी में कौन कौन आता है, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी इनके बीच में पापा होता है ना, इसी को यहाँ पे फादर होगा बीच में, यहाँ पे सन होगा इसका, यहाँ पे इसका फादर होगा, ठीक है। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है ना, ये इनडायरेक्ट है ना, मतलब प्राइमरी है, सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी है ना, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में फादर है, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी कंसेंगुअल किनशिप। इसके बाद सेकेंडरी एफिनियल किनशिप, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एंड पेरेंट्स इन लॉ। देखो सेकेंडरी एफिनल, यहाँ पे ब्लड रिलेशनशिप नहीं होती है, बस मैरिज की वजह से इनके साथ रिलेशनशिप हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे मेल एंड फीमेल है, ठीक है। मेल एंड फीमेल, ज़्यादा एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ये समझ आएगा, ठीक है। मेल है, फीमेल है, ठीक है। मेल जो है ना, मेल के घर वाले, ठीक है, इसके घर वाले, घर GW घर वाले। फीमेल है ना, इसके घर वाले, ठीक है। ये जो फीमेल है ना, इसके घर वाले और मेल के घर वाले। ये जो मेल है ना, जो रिलेशनशिप इसको अपनी वाइफ के घर वालों से होगी ना, वहाँ पे इसकी साली होगी, वहाँ पे इसका साला होगा, वहाँ पे जो जो जिसको हम ससुर कहते हैं वो होगा। तो उनके साथ जो रिलेशनशिप इसको होगी, ये तो ब्लड पे नहीं है ना, ये एफिनल है। ये इसकी मैरिज, इसने इसके साथ मैरिज की, इस वजह से ये रिलेशनशिप बन पाया, ठीक है। इसको कहेंगे सेकेंडरी एफिनल रिलेशनशिप। ये ब्लड नहीं है, ये एफिनल है। इसी तरह जो फीमेल है ना, इसके घर वालों के साथ कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है ना, इस मेल के। इसने इस मेल के साथ शादी की, इस वजह से इसको एक ये रिलेशनशिप बन पाई इसके घर वालों के साथ, तो इसको कहेंगे एफिनल, सेकेंडरी एफिनल किनशिप, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है सिस्टर इन लॉ यानी साली, ब्रदर इन लॉ यानी साला, इसी तरह पेरेंट्स इन लॉ, ससुर, इस तरह की रिलेशनशिप, इनको क्या कहेंगे, सेकेंडरी एफिनल रिलेशनशिप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेना। मैंने सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, वही मैंने यहाँ पे कवर किया है। इसके बाद टर्शियरी किनशिप, देखो ये टोटल है 151, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो डेफिनेशंस है ना, ये सेम है, आपको ये पढ़ने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये सेम है, ठीक है। ये दोनों इसी तरह याद रखना। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। दो बंदों ने शादी की, यहाँ पे एक रिलेशन, दो तीन जनरेशन, एक दो तीन, ठीक है। टर्शियरी पे हमने पहुँचना है ना, इसकी प्राइमरी ये होगी, 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 इसकी प्राइमरी ये होगी। अब इनमें जो रिलेशनशिप होगी ना, वो टर्शियरी होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
टर्शियरी कंसेंजुअल टर्शियरी एफिनल, ठीक है। देखो किनशिप, ग्रेट ग्रेट मतलब ग्रेट जो पीछे होंगे, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स तीसरी जनरेशन के। इसी तरह टर्शियरी एफिनल रिलेशन, स्पाउसेस ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड अंकल, मतलब स्पाउस साइड से जो मैंने आपको एफिनल रिलेशनशिप सेकेंडरी में मैंने बोला ना, उसके पीछे आपको एक जनरेशन जाना है, आपको ये चीज़ भी समझ आएगा, ठीक है। इसके बाद डिसेंट क्या, द ओरिजिन और बैकग्राउंड ऑफ पर्सन इन टर्म्स ऑफ फैमिली, जो पहले बंदा होगा ना, ओरिजिन होगा ना, जहाँ से स्टार्ट होगा एक फैमिली का, उसको डिसेंट कहते हैं। लेकिन लीनियज है ना, लीनियज जब हम निकालते हैं ना, उस लाइन पूरी लाइन को कहते हैं, ये एक बंदा, इस पूरी लाइन को जब हम पढ़ते हैं ना, एक लीनियज पढ़ते हैं ना, एक आप समझ लें थ्रू आउट जाते हैं, इस पूरी लाइन को लीनियज, इसमें सब बंदे आते हैं, इसको कहेंगे लीनियज, ठीक है। लाइन याद रखना, लीनियज रेफर्स टू द लाइन थ्रू विच डिसेंट इज ट्रेस्ड, ठीक है। इसके बाद पहले देखते हैं डाउरी के एडवांटेज में। ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ डाउरी की कोई एडवांटेज नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये एडवांटेज पढ़ ले, एग्जाम में आ सकता है। डाउरी जो है ना, ये सोसाइटी को मतलब तबाह करता है। ये आपको सबको पता होगा किस तरह कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, क्या क्या डिमांड्स होती है, फिर किस तरह शादियाँ भी नहीं होती है, सुसाइड्स होती है, वो सब आप बस याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज डाउरी की कोई एडवांटेज नहीं है। देखो डाउरी हेल्प्स न्यूली मैरिड कपल टू एस्टैब्लिश देयर फैमिली। देखो जब आप डाउरी दोगे ना, तो एक फैमिली जो है ना, जिसको आप डाउरी दोगे ना, मेल को आप डाउरी दोगे ना, वो नया मकान बना सकता है। ये एक एडवांटेज है। इट मेक्स मैरिज ऑफ अगली लुकिंग गर्ल ईजी, यानी अगर एक औरत की जो पर्सनलिटी है वो अच्छी नहीं है, गुड लुकिंग नहीं है, तो उसकी अगर आप डाउरी उसको साथ दोगे ना, तो वो इजीली वो शादी हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक आप समझ लें एडवांटेज है। सपोर्ट्स द हायर एजुकेशन ऑफ पुअर बॉयज, ठीक है। जब आप डाउरी दोगे ना, तो उसके घर वाले अगर पुअर वो सोसाइटी होगी ना, वो फैमिली पुअर होगी मेल की साइड से, ठीक है, तो वो अपने बच्चों को फिर पढ़ाई मतलब पढ़ाई में वो पैसे खर्च कर सकते हैं, ठीक। रेजेस द स्टेट्स ऑफ अ वुमन इन फैमिली, आपको पता होगा उसी की इज्जत की जाती है जो ये क्या कहते हैं डाउरी लाते हैं, इसकी भी इज्जत की जाती है कुछ सोसाइटीज़ में। लेकिन इतने भी अच्छे लोग हैं जो इसको एक गलत समझते हैं, वो मतलब लेना भी पसंद नहीं करते हैं, प्रेफर करते हैं, मतलब कुछ नहीं लेते हैं। इस तरह की भी फैमिलीज होती है। लेकिन ओवरऑल मैं जनरल बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मोस्टली इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये भी आप याद रखना। रेजेस द स्टेट्स ऑफ अ वुमन, ये मैंने आपको बोला। प्रोमोट्स इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन एंड इंटर स्टेट मैरिज, ठीक है। प्रोमोट्स इंटर कास्ट, अगर कास्ट डिफरेंट भी होगी ना, अगर आपको जो अगर आप उसको क्या उसको कहते हैं डाउरी साथ दोगे ना, तो किसी भी कास्ट में लड़की की शादी होगी, ठीक है। तो वो भी एक प्लस पॉइंट बन जाता है फीमेल के हवाले से। इंटर रिलीजन, अगर डाउरी ज़्यादा दोगे ना, तो रिलीजन को भी साइड में रखते हैं लोग, पैसों को के पीछे भागते हैं, तो इंटर रिलीजन मैरिज भी होती है। इसके बाद इंटर स्टेट मैरिज है, स्टेट से दूसरे स्टेट में भी शादी होती है। जब आपको बहुत ज़्यादा पैसा ऑफर किया जाएगा, आप इस चीज़ को नहीं देखोगे, आप कर लोगे, ठीक है। एक्ट एज ए प्रोविडेंट फंड, यानी पीछे अपनी मतलब एक फंड की तरफ अपनी सोसाइटी, मतलब वो फिर पैसे अपनी फैमिली में यूज़ करते हैं एक फंड की तरह। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है, फैमिली में कोई इशू आ जाता है, वो पैसे फिर यूज़ करते हैं फैमिली वाले। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद डिसएडवांटेजेस, देखो डाउरी कॉजेज ग्रेट इकोनॉमिक बर्डन ऑन द ब्राइड्स फैमिली, ठीक है। इकोनॉमिक बर्डन ऑन ब्राइड्स फैमिली, देखो जो ब्राइड होती है ना, तो उसको कहीं से भी मतलब उसके घर वालों को कहीं से भी लोन लेना पड़ेगा, अगर उसको मतलब डाउरी ज़्यादा डिमांड की गई है, तो दो इकोनॉमिक बर्डन होता है उस फैमिली पे, ठीक है। इंक्रीजेस करप्ट एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स का को करप्शन है ना, फिर वो जो है ना उस लड़की का बाप है ना, वो करप्शन भी कर सकता है किसी भी तरह, वो पैसे मैनेज करता है, वो भी एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। इसके बाद लवर्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। जहाँ जो फीमेल होगी ना, तो उनका स्टेटस लिविंग स्टैंडर्ड डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा जब उनको देंगे तो अपने लिए क्या रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये एक और एडवांटेज है। डाउरी लीड्स टू सम इमोरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। डाउरी लीड्स टू सम इमोरल प्रैक्टिसेस, ये आपको पता होगा। जब डाउरी ऑफर करेंगे ना, तो वो मतलब जो फीमेल साइड होंगी ना, जो फीमेल साइड वो कुछ भी कर सकते हैं, वो उस पैसे को हासिल करेंगे अपनी बेटी के लिए, कहाँ कहीं से भी ला सकते हैं, चाहे इमोरल प्रैक्टिसेस वो करें क्या करें, वो लाते हैं, ठीक है। डाउरी प्रैक्टिस लवर्स द स्टेट्स ऑफ वुमेन, ठीक है। ये भी आप याद रखना। इसके बाद डाउरी सिस्टम एक और है, मतलब अगर आप डाउरी लड़की को ही देनी है ना, इससे भी लड़की का स्टेटस कम हो जाता है ना। ऐसे सोचते हैं जैसे कि लड़की कोई बर्डन है, उसको पैसे साथ देनी ही देनी है, फिर शादी करनी है, तो ये भी एक बर्डन इसका ये भी मतलब है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद डाउरी सिस्टम जो है ना, इट मेक्स इम्बैलेंस इन द सेक्स रेशो, ठीक है। इससे फीमेल्स की डेथ होती है, सुसाइड करते हैं, वो सब सेक्स रेशो कम हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगर ये डाउरी उनको नहीं दी जाती है, मतलब कुछ भी कर लेते हैं। डाउरी प्रैक्टिस एनहेंस साइकोलॉजिकल टेंशन, ये भी आपको पता होगा। जब डाउरी नहीं दी जाती है, कितनी टेंशन होती है एक औरत के ऊपर, वो सब चीज़ें आपको पता होगा इन चीज़ों के बारे में। ये जनरल चीज़ें हैं, ये आपको सबको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें लाई, ये भी आपको याद रखना है। डाउरी हैज़ बिकम द ग्रेटेस्ट सोशल इवल टुडे, आपको पता है। बोथ लेजिस्लेटिव एंड नॉन लेजिस्लेटिव मेजर्स आर टू बी टेकन फॉर द इराडिकेशन ऑफ डाउरी प्रैक्टिसेस, दोनों लेजिस्लेटिव एंड नॉन लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस ये स्टेप्स भी उठाए गए हैं इसको रोकने के लिए। यहाँ पे इंडियन पैनल कोड है, आईपीसी एक कोड है, ठीक है। इंडियन पैनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये एक और है जो इन चीज़ों को मैनेज करता है, देखता है। एक और है इंडियन एविडेंस एक्ट अंडर द क्रिमिनल लॉ सेकंड अमेंडमेंट 1983, ये एक्ट याद रखना, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डील्स विद द डाउरी डेथ केस एंड क्रुएल्टी कॉज टू मैरिड वुमेन, ठीक है। जो तशद्दुद एक औरत पे होता है ना ऑन द बेस ऑफ दिस डाउरी, ये एक्ट उसको देख लेता है। तो ये आपको याद रखना है। 1983 में ये इंडियन एविडेंट एक्ट, जब उस औरत के साथ गलत किया जाता है उस फैमिली में, जब वो डाउरी नहीं दे सकती है, तो उसके लिए ये एक्ट है। आगे भी मैंने बहुत सारे एक्ट्स लाए, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, ये जो सेक्शन 304 है ना, मैं सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। इंडियन पैनल कोड है ना, इंडियन पैनल कोड, तो ये क्या कहता है, अगर किसी की डेथ हुई ना, किसी औरत की, अगर उस पर डाउट है, मतलब एबनॉर्मल कंडीशन, यानी
अचानक किसी की डेथ हुई, उसकी बॉडी पे कोई निशान है, वो सब चीज़ें अगर ये फिर उसको देखा जाए कि डाउरी की बेसिस पे है, तो उसको अच्छे से डील किया जाएगा लॉ के ज़रिए। उसके बाद अगर ये प्रूव हुआ कि उसी के घर वालों ने उसके साथ ये सब किया है, तो उसको पहले सबसे कम से कम 7 ईयर की उसकी लाइफ ये इम्प्रिजनमेंट होगी, और वो बढ़ सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी, ठीक है। वो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी बदल सकती है, उसको हमेशा के लिए फिर जेल में भर दिया जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये कौन बोलता है? द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ये आपको याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन, यहाँ पे है ना 498 ए आईपीसी। यहाँ पे क्या कहते हैं? देखो, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। एक वुमन है, उसकी शादी होनी चाहिए, ये एक एक कंपलसरी चीज़ है यहाँ पे। दूसरी बात क्या है? शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूअल्टी, उस पर जुल्म किया गया हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है? सच क्रूअल्टी कंसिस्टेड ऑफ in any willful conduct likely to drive the woman to commit suicide or cause grave injury or danger to her life, limb or health, whether mental or physical, ठीक है। such cruelty consists of willful conduct। देखो, यहाँ पे अगर इस औरत ने, इस फीमेल ने सुसाइड करने की कोशिश की या अपने आप को हार्म करने की कोशिश की, इसके बाद जो ये सिचुएशंस है ना, इनको डील करता है फिर ये सेक्शन 113A, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये प्रूव हुआ अच्छे से कि वो जो वुमेन है, उसके हस्बैंड जो है और उसके जो रिलेटिव्स हैं वो उसको सता देते हैं, ये सब चीज़ें अगर सामने आ गई अच्छे से प्रूव, तो उसके बाद क्या होगा कि एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि विद इन 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज, ठीक है। अंडर 7 ईयर्स ये जरूरी है, ठीक है। इसके बाद सेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने 8-9 सेक्शंस यहाँ पे लिए। सेक्शन 1 देखो, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कॉमेंसमेंट। ये आपको याद रखना है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कॉमेंसमेंट। टाइटल, देखो टाइटल है ना, सबसे पहले टाइटल होता है। सेक्शन 1 के हिसाब से याद रखो, टाइटल है पहले, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 डेफिनेशन ऑफ डाउरी। डेफिनेशन पहले टाइटल, उसके बाद डेफिनेशन। पहले नाम लिखा जाता है, उसके बाद हम डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं ना। तो इस तरह सेक्शन 2 याद रख सकते हो। बीच में मैं बता देता हूँ। इसके बाद है सेक्शन 3 पेनल्टी फॉर गिविंग एंड टेकिंग डाउरी, ठीक है। पेनल्टी फॉर गिविंग एंड टेकिंग डाउरी, जो जो फाइन भरना पड़ेगा ना टेकिंग यानी डाउरी लेने या देने से, देने पे जो फाइन है ना, वो सेक्शन 3 बोलता है, ठीक है। फाइन के साथ कनेक्ट करना है, फाइन। फाइन 3 के साथ कनेक्ट करो किसी भी तरह। इसके बाद 4 पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी। डी का नंबर क्या है? डी इज इक्वल टू 4, यानी डिमांड के साथ। डिमांड जब करेंगे ना सेक्शन 4 के साथ, डी का अल्फाबेटिक सीरियल नंबर क्या होगा? 4, तो डी डिमांड, तो सेक्शन 4 के साथ कनेक्ट करो। इसके बाद 4A है, ठीक है, ठीक है। बैन ऑन एडवर्टीजमेंट, अगर ये सेक्शन बोल रहा है इन पे बैन करना है एडवर्टीज, अगर कोई एडवर्टीज हो, इस तरह की चीज़ें हो, तो आप ये याद रखना। जब हम ऐड करते हैं ना, 2 + 2 क्या हुआ? 4, ठीक है। ऐड किया, ऐड ADD, ए आया ना, एक तो ए है यहाँ पे। 2 2 4 ऐड करते हैं हम। नॉर्मली अगर एग्जांपल लेते हैं ना हम एडिशन की, हम 2 + 2 4 करते हैं, तो 4 आया। अब एडिशन की 4A, इस तरह याद रखो। बैन किसी भी तरह ये याद रखो, बैन है ऑन एडवर्टीजमेंट, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 5, ठीक है। यहाँ पे एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वायर्ड, ठीक है, इसको वायर्ड करना। तो सेक्शन 5 इसी तरह याद रखो। सेक्शन 6 जो है ना, डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द वाइफ और हर हायर्स, यानी उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो उसके जो सक्सेसर्स होंगे। अगर किसी ने ये एक्सप्लेनेशन दी कि हम इसलिए डाउरी मांगते हैं कि ये इसी के लिए बेनिफिट है, वाइफ के लिए, और ये सेक्शन 6 इसको डील करता है, ठीक। इसके बाद सेक्शन 7 कॉग्निजेंस और ऑफेंस। देखो ऑफेंस है ना, वर्ड ऑफेंस को याद रखो, इसके अल्फाबेट 7 है, सेक्शन 7 के साथ याद रखो। इसके बाद सेक्शन 8 ये डील करता है ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल फॉर सर्टेन पर्पस एंड टू बी नेगोशिएबल, यानी अगर नेगोशिएशन होगी, यानी किसी ने ऐसा कुछ एक्ट किया, उसको नेगोशिएट करना, माफ़ी मांगना, वो सब चीज़ें हैं ना, उसको एक मतलब रेक्टिफाई करना, वो सब चीज़ें, तो वो सेक्शन 8 में आता है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 8A बर्डन ऑफ प्रूफ इन सर्टन केसेस, या एज इट इज, ये चीज़ें याद रखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्शन 8B भी है, ठीक है। डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स, ठीक है। डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स, सेक्शन 8B। इसके बाद सेक्शन 9 पावर टू मेक रूल्स, ठीक है। पावर, पी है ना, पावर, पी को उल्टा करो 9 बनेगा, तो 9 सेक्शन इस तरह पावर के साथ कनेक्ट करो। इसके बाद या 9 वोल्ट बल्ब भी होते हैं ना, आजकल ये कॉमन है ना, 9 वोल्ट के बल्ब है ना, जो कॉमन होते हैं ना, इस तरह भी याद। किसी भी तरह मैं ट्रिक्स आपको इसलिए बताता हूँ कि आप, क्योंकि आपको ये कीवर्ड्स फिर एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। सेक्शन 10 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, ठीक है। लास्ट नंबर पे 10 नंबर पे इस तरह याद रखो, वहाँ पे पावर ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर गवर्नमेंट को देखोगे ना, इसके भी 10 अल्फाबेट्स होते हैं, तो इस तरह भी याद रख सकते हो। एक दफ़ा याद रखो ना, गवर्नमेंट के अल्फाबेट्स 10 है, सेक्शन 10 में आता है, फिर आपको लंबी टर्म, लॉन्ग टर्म तक ये याद रह जाएगा। इसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस लाए हैं, यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो, यहाँ पे जो है ना, हिंदू मैरिज, ये 1955 में हुआ, फिर इसका अमेंडमेंट भी आया था 1976 में। इसके बाद हिंदू इनहेरिटेंस रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट 28, ये भी इसी तरह याद रखो, ठीक है। हिंदू विडोज मैरिज एक्ट 1856, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, देखो 56 ज़्यादा है, यहाँ पे भी 56 आया। एक और है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, इनको कनेक्ट करो 56, इस यहाँ पे भी एक और 56। हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये ना 6, एक और 6 आया। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 61, जो पीछे मैंने बोला, द डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 84, नया 86, यहाँ पे भी अमेंडमेंट्स आई थी। इनको एज इट इज याद रखो। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2005, ठीक है।
प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंडिया, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, ठीक है 72, ठीक है 72 याद रखना है क्रिश्चियन, आपने ये भी याद रखना है। आप याद किस तरह रखोगे, ये जो है ना बोलते हैं ना जो जीसस था ना, जीसस क्राइस्ट, ठीक है जीसस, उसके लास्ट में 72 सपोर्टर्स थे, इस तरह याद रखो, मैंने इस तरह पढ़ा है कहीं पे, तो इस तरह याद रखो, जिनको हवारी कहते हैं, तो इस तरह याद रखो 72, 1872 है, लेकिन ये याद रखना 1870, वहाँ पे 1972 होगा तो आप वहीं भी करोगे, तो इसको भी आपने देखना है अच्छे से। इसके बाद मैंने और चीज़ें जो टर्म्स है ना, यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो डाउरी है ना, गर्ल्स पेरेंट्स पे बॉयज़ फैमिली, ठीक है, जो डाउरी होती है वो फैमिली के पेरेंट्स पे करते हैं बॉयज़ को, ठीक है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्षत्रिदान, ठीक है, गर्ल्स पेरेंट्स गिव गिफ्ट्स टू डॉटर, यानी अपनी डॉटर को गिफ्ट देते हैं, उसको कहते हैं क्षत्रिदान, ठीक है। लव पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये आउट ऑफ रेस्पेक्ट देते हैं, इसमें कोई जुल्म नहीं होता है, मतलब आप जिसको खुशी, मतलब खुशी से देते हैं ये चीज़। डाउरी में कुछ ना कुछ करना पड़ता है, इधर उधर लोन वोन वो सब, तो वो चीज़ें भी आपको याद रखनी। इसके बाद महर डॉवर, ठीक है, महर क्या है, हस्बैंड गिव्स हिज वाइफ, मुस्लिम फैमिलीज में है जो हस्बैंड होता है ना वो फीमेल को देता है, इसको कहते हैं महर डॉवर, ठीक है, महर जिसको कहते हैं। इसके बाद ब्राइड प्राइस, ठीक है, अपोजिट ऑफ डाउरी, डाउरी के अपोजिट बॉयज फैमिली पे गर्ल्स पेरेंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो ये है ना अपोजिट, ये जो ब्राइड प्राइस है ना, यहाँ पे क्या करता है, बॉयज की फैमिली है ना, वो फैमिली जो है ना गर्ल्स की फैमिली उनको पे करते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखना है दो चीज़, ये डाउरी हो ना, ये पेरेंट, ये पूरी फैमिली को दिया जाता है। ये डाउरी है ना, ये उस हस्बैंड को नहीं दिया जाता है, पूरी फैमिली को, मतलब मेल के मेल है ना, उसकी फैमिली है ना, उसको दिया जाता है पूरी फैमिली को। लेकिन ये महर है ना, ये सिर्फ हस्बैंड की जो वाइफ होती है ना उसको दिया जाता है, उसी उसी का उसका मतलब उस पे उसी का हक होता है। मुस्लिम फैमिलीज में महर जो है ना, ये सिर्फ वाइफ को दिया जाता है, उस पर कोई और, मतलब वो हस्बैंड खुद है ना, वो शादी के बाद भी उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो नहीं ले सकता है, ठीक है। इसके बाद एलिमोनी, ठीक है, जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स देता है ना, तो वहाँ पे हस्बैंड को कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें देनी पड़ती है, मेंटेनेंस देनी पड़ती है, उसको कहते हैं एलिमोनी कहते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखना। इसके बाद डाइवोर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट पॉल बोहनन, ठीक है, 1970 में क्या हैज आइडेंटिफाइड 6 ओवरलैपिंग एक्सपीरियंसेस विच अराइजेस, ये याद रखना, ये नाम क्या, पॉल बोहन, ठीक है, बोहनन, ये याद रखना। इसने इसने यहाँ पे क्या लिखा है, इसने 6 फील्ड्स आइडेंटिफाई किए, 6 चीज़ें आइडेंटिफाई की जो रीज़न बनते हैं डाइवोर्स के, ठीक है। 6 स्टेशंस ऑफ डाइवोर्स इनको कहते हैं, इमोशनल डाइवोर्स, लीगल डाइवोर्स, इकोनॉमिक डाइवोर्स, को पेरेंटल डाइवोर्स, कम्युनिटी डाइवोर्स, साइकिक डाइवोर्स, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। इसके बाद यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो ये मैंने आगे भी लिखा है, दो दो जो है ना, पायरिटी और एन टू फॉर्म मोइट्री, ठीक है, मोइट्री, ये मैंने अच्छे से यहाँ पे लिखा है, टू क्लैंस बनाते हैं एक पायरिटी को, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लाई है, इसको अच्छे से देख लो। सबसे पहले जो है ना, सबसे बड़ी होती है ट्राइब, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आप नीचे से जाते, एक इंडिविजुअल होगा, यहाँ पे समझ आएगा आपको, जब इंडिविजुअल मिलते हैं ना वो फैमिली बनाते हैं, फैमिलीज बनाते हैं, ठीक है। जब फैमिलीज मिलती है ना तो लीनेज बनाते हैं, क्योंकि डिफरेंट फैमिलीज का एक ही लीनेज भी हो सकती है ना, ये आपने देखा होगा। तो जब लीनेज डिफरेंट लीनेजेस बनती है ना, वो क्लैन्स बनते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लैन्स बनते हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन क्लैन है ना, दो क्लैन अगर मिलेंगे ना, दो क्लैन, ठीक है, दो क्लैन जो मैंने ऊपर लिखा है वो एक पैरिटी बनाते हैं, पैरिटी, यहाँ पे मैंने लिखा है दो क्लैन्स और एनफ टू मेक टू फॉर्म पैरिटी, ठीक है, एक पैरिटी बनाने के लिए दो क्लैन्स काफ़ी। और दो पायरिटीज़ है ना, दो पायरिटीज़ पैरिटीज़ मिलते हैं ना, तो वो मोइटीज़ बनाते हैं, मोइट्री बनाते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह डिफरेंट, मतलब सो मैनी मोइट्रीज मिलते हैं, तो वो फिर ट्राइब बनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट, इसके बाद क्वेश्चन है एमसीक्यूज, ये एक लास्ट पेज है, उसके बाद है एमसीक्यूज। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 3 अप्रोचेस हैं, इससे भी क्वेश्चन आता है किसने किसने काम किया। यहाँ पे स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी, अलायंस थ्योरी और कल्चर, कल्चर पे सबसे ज़्यादा काम किया है लीला दोवे, इंडिया में है। यहाँ पे अलायंस थ्योरी जो है ना, यहाँ पे लेविस स्टाइरस और डोमोट ने काम किया। यहाँ पे ये सब याद रखना, ये सब बोला एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशोलॉजिस्ट, ठीक है। सोशोलॉजिस्ट वो होता है जो सोसाइटी के रिलेटेड मतलब स्टडी करता है, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो इंसान के रिलेटेड स्टडी करता है, ठीक है। यहाँ पे है मेलनोस्की है, मॉर्गन है, टेलर है, श्रीवासन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, पार्सन्स है, गुडे है, ये नाम याद रखना, इन्होंने किस किस फील्ड में काम किया। यहाँ पे ये दो याद रखना, अलायंस थ्योरी में किसने काम किया, किसने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला लीवस, यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेलनोस्की, तो ये चीज़ें भी याद रखना। स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी है ना, देखो इसका क्या कंसेप्ट था, ये इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया लीनेज पे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी, लीनेज पे इन्होंने फोकस किया, हाउ थिंग्स ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मेन फोकस इनका यही था, ठीक है, लीनेज। इसके बाद अलायंस टूरिस्ट है ना, यहाँ पे मैंने लिखा है इन्होंने ज़्यादा प्रेफर किया मैरिज को, क्रॉस कजन, पार्लर कजन मैरिज है। मेलनोस्की एक इंपॉर्टेंट पर्सनलिटी है यहाँ पे स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी में, ये मैंने लिखा है। यहाँ पे भी मैंने लिखा मेलनोस्की अकॉर्डिंग टू द लीव स्ट्रेस टू वेज टू गेट मैरिड, ठीक है। इन्होंने बोला, जो लीव स्ट्रेस है ना, इसने बोला था, इसने ज़्यादा फोकस कहाँ पे किया, मैरिज पे, ठीक है। इसने बोला था फिर ये जो है ना, ये जो है ना, ये लीनेज पे फोकस कर रहा था और ये मैरिज पे, ठीक है। यहाँ पे लीव स्ट्रेस है ना, इसने बोला था 2 रीजंस होते हैं
मैरिज करने के, ठीक है। एक सोसाइटी जो दो बंदे हैं ना वो मैरिज करते हैं दो रीजन से। एक तो इंसिस्ट टेबू इन द सेंस कि वो अपने ग्रुप में शादी नहीं करते, वो बाहर जाते हैं। फिर वो कश्मीरी में अगर मैं बोलूँ ना, या इंदुत समाना, मतलब यहाँ से मेल होगा, वहाँ से फीमेल होगी, वहाँ से एक उसी फैमिली में फिर वहाँ से मेल होगा, यहाँ से इसकी सिस्टर होगी। तो इस तरह क्रॉस में शादी करते हैं इंसिस्ट टेबू की वजह से, क्योंकि इनसे वो अपनी फैमिली में ये एक्सोगमी की वजह से वो अपने आप को भाई बहन भाई समझते हैं, वहाँ पे शादी नहीं होती। और रेसिप्रोकैलिटी जो मैंने अभी बोला, मतलब फॉर एग्जांपल ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, इसने इसकी सिस्टर के साथ शादी की, इसने इसकी सिस्टर के साथ शादी की। रेसिप्रोकैलिटी यानी एक दूसरे के साथ शादी इस तरह भी करते हैं। यहाँ पे मैंने नेगेटिव और प्रोस्पेक्टिव इसको कहते हैं। यहाँ पे अगर इस तरह शादी हुई, यानी ब्रदर सिस्टर है, इसने इसकी सिस्टर के साथ शादी की, इसने इसकी सिस्टर के साथ शादी की, उसको नेगेटिव और प्रोस्पेक्टिव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आउटसाइड फैमिली, ठीक है। सिंपल मैरिज बाय लीव सिस्टर्स ने बोला था, एक और पॉजिटिव रेफरेंस इसने दिया था, एक और है ना यहाँ पे पॉजिटिव रेफरेंस, यानी इसने इसके ब्रदर के साथ शादी की, इसने इसकी सिस्टर के साथ शादी की, ठीक है। विद इन द ग्रुप, विद इन द बाउंड्रीज, ठीक है। विद इन द बाउंड्रीज, ये है ना, विद इन द बाउंड्रीज, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आउटसाइड बाउंड्रीज है, यहाँ पे आउटसाइड फैमिली है, आउटसाइड ये बाउंड्रीज है। तो इसको पॉजिटिव कहेंगे, इसको पॉजिटिव कहेंगे, उसको नेगेटिव कहेंगे, ठीक है। पॉजिटिव किसको कहेंगे? विद इन द ग्रुप। नेगेटिव किसको कहेंगे? आउटसाइड द ग्रुप। तो मैंने सोचा ना, मतलब जितना मुझे लगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने सब लाया है इसमें, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 60 एमसीक्यूज यहाँ पे लाए, इनको अच्छे से देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फैमिली इज टिपिकली डिफाइंड एज a group of people related by blood or a marriage। सिंपल, ठीक है, इजीली है ना, इजीली सॉल्व हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, मैरिज इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय लीगल एंड सोशल रिकॉग्निशन, है ना। लीगल होता है ना, और सोशल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ए पार्टनरशिप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मोनोगेमी रेफर्स टू, मोनो मींस वन, गेमी मींस मैरिज, यानी यहाँ पे क्या होता है, देखो, हैविंग वन स्पाउस एट अ टाइम, ठीक है, आपको एक ही स्पाउस एट अ टाइम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच फॉर्म ऑफ मैरिज इन्वॉल्व्स अ पर्सन हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट अ टाइम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका क्वेश्चन होना, यहाँ पे आंसर होना चाहिए पॉलीगैमी, ठीक है। पॉली, यहाँ पे ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पर्टिकुलर है कि एक मेल है, उसकी एक से ज़्यादा वाइफ्स हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पॉलीजेनी। अगर हस्बैंड ज़्यादा है, पॉली मीन्स मैनी, हस्बैंड में एंड्री मीन्स हस्बैंड के साथ आपको कनेक्ट करना है, तो हस्बैंड ज़्यादा होंगे तो उसको पॉली एंड्री कहेंगे। लेकिन यहाँ पे ए पर्सन हैविंग मोर देन वन स्पाउस, स्पाउस दोनों को कहते हैं ना, पार्टनर को, तो यहाँ पे पॉलीगैमी होना चाहिए, ठीक है, पॉलीगैमी। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इन ए मैट्री, ये आपने पढ़ा, मैट्री लोकल रेजिडेंस, द न्यूली मैरिड कपल टिपिकली रिसाइड इन, मैट्री है ना, एम ए, मदर के साथ कनेक्ट करना, लोकल है, लोकेशन उनकी कहाँ पे होगी? मदर्स हाउस, यानी वाइफ फैमिली के, जो वाइफ की फैमिली होगी वहाँ पे ये बोलाएंगे मैट्रिलिनियल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, पैट्रियार्की इज ए सोशल सिस्टम, पैट्रियार्की इज ए सोशल सिस्टम वायर, पैट्री मीन्स पापा के साथ कनेक्ट करना है ना, यहाँ पे पावर एंड अथॉरिटी आर हेल्ड बाय मैन, सिंपल। इसके बाद ए न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, न्यूक्लियर फैमिली की बात हो रही है, इजीली आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। एक्सटेंडेड आपको पता है जॉइंट फैमिली को कहते हैं, आप ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखा हमने? क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ मैरिज इन्वॉल्व्स अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम। ये आपको मैंने बोला, पॉली मींस मैनी, एंड्री मींस हस्बैंड, मैनी हस्बैंड, जब मोर देन वन हस्बैंड की बात होगी पॉली एंड्री, सिंपल। इन पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप इनको इतनी, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करें इन टर्म्स की। द कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन स्पेसिफिक सोशल ग्रुप, विद इन स्पेसिफिक सोशल ग्रुप, क्या कहते हैं? द कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन स्पेसिफिक सोशल ग्रुप और इथनिक ग्रुप, यानी अपने ही ग्रुप में शादी करना, उसकी लिमिट होती है एंडोगेमी, यानी एंड पॉइंट्स है ना, इसके अंदर ही इसने शादी करनी है, तो इसको एंडोगेमी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ए मैट्री आर्कल, ठीक है, फैमिली स्ट्रक्चर इज वन इन विच, यानी मैट्री मदर, आर्की मींस जो ऊपर अथॉरिटी होगी, आर्की को अथॉरिटी के साथ कनेक्ट करो, वुमेन हैव द प्राइम अथॉरिटी एंड कंट्रोल, ये आपको याद रखना है, पहला ही इसका करेक्ट आंसर है। A family system where multiple generations live together in the same household is called multiple family, extended family। ये easy है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, which form of marriage involves a person being married to two or more spouses simultaneously without their knowledge of consent। ये याद है, without their knowledge of consent, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? without their knowledge and consent, इसको बाइगेमी कहते हैं, जो इलीगल है, मतलब चुप करके, मतलब वो शादियां कर लेते हैं, किसी को पता ही नहीं होता कि इनकी एक और वाइफ है, तो ये भी आप याद रखना, उसको बाइगेमी कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? बायलिटरल डिसेंडेंस रेफर्स टू ट्रैकिंग किनशिप थ्रू बोथ पेरेंट्स फैमिलीज, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। इसमें बोथ आएगा ना, बायलिटरल बोथ आएगा, इस तरह भी आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, सीरियल मोनोगमी, सीरियल में इन इज अ पैटर्न इन विच एन इंडिविजुअल हैज वन स्पाउस एट अ टाइम बट मे हैव मोर देन वन स्पाउस ओवर देयर लाइफ टाइम, ठीक है, यही है ना, जब उसकी एक ही डेथ होगी फिर वो शादी करेगा, ठीक है, सीरियल में, तो एट ए टाइम उसकी एक ही होगी, लेकिन एक स्पाउस की अगर डेथ हुई तो उसकी एक और वो शादी करेगा, ठीक है, उसको सीरियल मोनोगमी कहते हैं। इसके बाद लिवरेट मैरिज, आपको मैंने बोला लिवरेट, जब ब्रदर इन लॉ, जहाँ पे भी आप देखोगे ना, वही इसका आंसर होगा। अ मैन बीइंग मैरिड टू मल्टीपल वाइफ्स, गलत। अ वुमन हैविंग मल्टीपल हस्बैंड्स, नो। अ मैन मैरिंग द विडो ऑफ हिज डिजीज्ड ब्रदर, यही है इसका।
ठीक है, इसको लेविरेट कहते हैं। उसने अपनी मतलब भाभी के साथ उसने शादी की, अगर उसकी डेथ हुई, उसकी उसके हस्बैंड की डेथ हुई, या उसको कहेंगे जो वाइफ है ना उसकी, वो ब्रदर इन लॉ के साथ शादी करेगी, दोनों तरह से ये पूछा जा, दोनों वेज में ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे ये है अ मैन मैरिंग द विडो ऑफ हिज डिजीज्ड ब्रदर, जो उसका भाई है ना, उसकी डेथ हुई ना, उसकी वाइफ के साथ अगर उसने शादी की ना, उसको कहेंगे लिवरेटिस। ठीक है, इसके बाद को हैबिटेशन, ये आपको पता होगा, लिव इन रिलेशनशिप, मैरिज के बगैर, रिलेशन मतलब एक साथ रहते हैं मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट के बगैर, ठीक है, विदाउट बीइंग मैरिड, तो उसको क्या कहेंगे, को हैबिटेशन। इसके बाद द टर्म कंसंग्युइनिटी इन रिलेशन टू फैमिली रेफर्स टू कंसंग्युइनिटी ब्लड रिलेशनशिप। कान, मैंने कान के साथ आपको कनेक्ट किया था, कान में थोड़ा जख्म लगा आपको, आपको वहाँ से ब्लड आया है, तो ब्लड रिलेशनशिप आप ये याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, मैट्री लोकल रेजिडेंस रेफर्स टू अ लिविंग अरेंजमेंट वायर मैट्री है ना, एम ए मैट्री आया ना मदर के साथ, लोकल मीन्स लोकेशन, कहाँ पे मदर की जो घर होगा ना वहीं पे, मतलब वाइफ जो होगी ना, जो बच्चों की माँ होगी, यानी वाइफ, हस्बैंड की वाइफ जो होगी, तो उसके घर में वो रहेंगे, उसको कहेंगे मैट्री लोकल। द हस्बैंड एंड वाइफ लिव विथ और नियर द फैमिली, ये है ना वाइफ इज फैमिली, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सोगमी रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग, एक्सोगमी यानी अपने ग्रुप से बाहर निकल कर शादी करनी है, ठीक है, उसको कहेंगे एक्सोगमी, आउटसाइड वन्स ओन सोशल और कल्चरल ग्रुप। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, सिंगल पेरेंट फैमिली इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, इसका यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट है, यहाँ पे मैंने लिखा है इसका ऑप्शन, वन पेरेंट राइजिंग द चाइल्ड और चिल्ड्रन, एक ही पेरेंट ग्रो अप करता है, जो चाइल्ड की परवरिश जो है ना वो एक ही पेरेंट अगर करेगा, उसको कहेंगे सिंगल पेरेंट फैमिली। ठीक है, अगर एक की डेथ हुई हो या कुछ ऐसा मसला हुआ हो, तो एक ही पेरेंट जब ऐसी सिचुएशन हो, तो उसको कहेंगे क्या कहेंगे, सिंगल पेरेंट फैमिली। इसके बाद टर्म पैट्रिलिनियल, पैट्री आया ना पापा के साथ आपको कनेक्ट करना है, पा है ना पापा, लीनियल मींस लाइन के, लीनिएज के साथ कनेक्ट करना है, लाइन लीनिएज, उसको क्या कहेंगे, फादर्स एंड सिस्टर लाइन। पैट्री आया ना, अगर मैट्रिलिनियल आया तो मदर के साथ कनेक्ट करना है, यहाँ पे है ना मदर एंड सिस्टर लाइन, ठीक है, वो उसको क्या कहेंगे, मैट्रिलिनियल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, ब्लेंडेड फैमिली। अब ब्लेंडेड फैमिली इज वन इन विच, इसमें क्या होता है कि अगर दो बंदों ने शादी की ना, उन्होंने उनकी प्रीवियसली किसी जगह और जगह शादी हुई हो, या डाइवोर्स का मतलब मसला हुआ हो, तो उनके अगर प्रीवियस पार्टनर से कुछ बच्चे होंगे ना, अगर उन्होंने अपनी फैमिली में उनको रखे ना, मतलब उन्होंने वो बच्चे अपनी फैमिली के साथ रखे, उसको कहेंगे ब्लेंडेड फैमिली। ठीक है, पेरेंट्स ब्रिंग इन चिल्ड्रन फ्रॉम प्रीवियस रिलेशनशिप्स, प्रीवियस मैरिजेस, ठीक है, इस तरह याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23, ए कंसंग्यूनियस फैमिली इज a family where यहाँ पे क्या होता है, there are close blood relationships among family members। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग ओनली वन स्पाउस एट अ टाइम इज नोन एज, इसको क्या कहेंगे, एक स्पाउस एट अ टाइम, उसको क्या कहेंगे, मोनोगोमी। मोनो मीन्स वन, गैमी मीन्स मैरिज, एक ही स्पाउस होता है इसमें, जो आजकल कॉमन है। द फैमिली प्रोवाइड्स वेरियस फंक्शंस इंक्लूडिंग, फैमिली क्या क्या प्रोवाइड करती है, आइसोलेशन तो नहीं आएगा, सोशल एक्सक्लूजन तो नहीं आएगा, यहाँ पे कल्चरल आइसोलेशन जब आए ये भी नहीं आएगा, स्ट्रेस भी नहीं आएगा, ये टर्म्स नहीं आएंगे ना, तो इसका सोशलाइजेशन है, इकोनॉमिक है, कॉपरेशन है, इमोशनल सपोर्ट है, ये चीज़ें सोसाइटी, एक फैमिली अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करता है ना, मतलब इकोनॉमिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, सोशलाइजेशन भी करते हैं, इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, इन पैट्रियार्की फैमिली स्ट्रक्चर, पैट्री मींस पापा के साथ कनेक्ट करना है, आर्की मींस ऑर्डर, अथॉरिटी के साथ कनेक्ट करना है, जहाँ पे मेल अथॉरिटी मतलब मेल की अथॉरिटी होगी, द फादर और द एल्डेस्ट मेल इन इज द हेड ऑफ द फैमिली, एल्डेस्ट मेल भी हो सकता है, वहाँ पे बड़ा भाई भी हो सकता है अगर फादर की डेथ हुई हो, तो इस तरह की फैमिली जो है ना जहाँ पे हायरार्की मेल की होगी, तो उसको कहेंगे पैट्रियार्की। इसके बाद टर्म एफिनियल किन, एफिनियल मींस लव पे जो रिलेटेड हो, रिलेटिव बाय मैरिज हो, इस रिलेशन से एक दूसरे की रिलेटिव होंगे ना मैरिज के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ, तो एफिनियल किनशिप बोलेंगे इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, फैमिली सिस्टम वेयर वन और बोथ पेरेंट्स आर नॉट बायोलॉजिकली रिलेटेड टू द चिल्ड्रन इज नोन एज ब्लेंडेड फैमिली। आपको याद रखना है, दो बंदों ने शादी की, इनके प्रीवियस रिलेशनशिप्स हैं, तो उनके वहाँ पे भी बच्चे होंगे, तो अगर उन्होंने इसी अपने फैमिली में इनको लाया ना, अपने फैमिली, ये मेल है ये फीमेल, इन्होंने अपनी फैमिली में लाया ना, तो उनको उसके कहेंगे ब्लेंडेड फैमिली। लेकिन यहाँ पे एक होगा सोतेला, दूसरा सोतेला नहीं होगा, ठीक है, एक सोतेला हो सकता है ना इनमें से, तो बाप हो सकता है सोतेला या माँ हो सकती है सोतेली, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे एक जो सोतेली होगी ना वो बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं होंगी ना इन बच्चों के साथ, यही बोल रहा है यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, लिवरेट मैरिज इज प्रैक्टिस्ड वाई, कहाँ पे, अ मैन मैरीज द सिस्टर ऑफ हिज डिजीज्ड वाइफ, नो, अ वाइफ मैरीज द ब्रदर ऑफ हर डिजीज्ड हस्बैंड, ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, वुमेन जब मेरे शादी करेगी ना ब्रदर इन लॉ के साथ, यानी देवर के साथ, ब्रदर ऑफ हिज डिजीज्ड हस्बैंड, जो उसका हस्बैंड है ना उसके भाई के साथ जब शादी करेगी ना एक वुमेन, तो उसको कहेंगे लिवरेट मैरिज। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, द फैमिली सिस्टम वेयर सेवरल जनरेशंस लिव इन द सेम हाउस होल्ड, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली, यानी जहाँ पे बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिलीज होती है उसको एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन एक और सेट है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा होंगे ये भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोगामस मैरिज। ठीक है, एंडोगामस आपको पता है एंडोगामस मैरिज क्या होती है, अगर वो एंडोगामस नहीं है वो एक्सोगामस है, इसका मतलब ये है कि इनमें से एक एक्सोगामस मैरिज है। ठीक है, एक्सोगामी जो आउटसाइड ग्रुप कहते हैं हम, ठीक है, मैरिज विद इन द गोत्रा, ये तो एक्सोगामी नहीं है, गोत्रा एक ही होता है, रेस्पेक्ट टू कि वहाँ पे शादियाँ अलाउड नहीं है, लेकिन एक गोत्रा एक इनसाइड, अगर गोत्रा मतलब मैरिज विद इन द गोत्रा अगर करेंगे वो तो एंडोगामी में आएगा। सिपेंडा में भी यही है, और इंटर कास्ट, इंटरा, इंट्रा मीन्स एक ही कास्ट में, अपने ही कास्ट में शादी करना, इंटरा है यहाँ पे। ठीक है,
तो इस तरह इंटर स्टेट जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एक स्कूल के ही स्टूडेंट्स को लिया जाता है। इंटर कास्ट भी एक ही कास्ट की बात हो रही है यहाँ पे। इसके बाद इंटर कास्ट, जिस तरह इंटरनेशनल दूसरी कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करती है ना, वहाँ इंटर कास्ट यानी एक कास्ट दूसरे कास्ट के साथ जब शादी करेंगे ना, यहाँ पे एंडोगामी नहीं होगी, ये एक्सोगामी होगी। ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है था, फैमिली इन विच वन इज बोर्न एंड रियर्ड, यानी पाला जाता है एक फैमिली में, इज नोन एज, उसको क्या, फैमिली ऑफ ओरिएंटेड, जहाँ पे वो पहले वो मतलब जिसकी बर्थ होती है उसकी वो सब रियर्ड होता है, उसकी परवरिश की जाती है, वो सब चीज़ें। तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, ये किसने बोला था? ये बोला था G.P. मॉरडॉक और वार्नर। अगर ये नहीं होगा तो ये इसका करेक्ट है। अगर दोनों होंगे ना तो पहले वाले को टिक करना, क्योंकि दोनों ने अपने अपने मतलब एक अच्छा कंट्रीब्यूशन इसमें दिया था, क्योंकि कुछ लोग इसको भी मानते हैं, कुछ इसको भी ज़्यादा प्रेफरेबल ये है। ये भी आपको याद रखना। इसके बाद दिवजा और दिवजा, जिसको दूजा कहते हैं, दूजा आर टू वाइस बॉर्न इज रेफर टू एज, ये ऑल ऑफ द अबव में आता है, ठीक है। ये इसमें भी है, इसमें भी है दूजा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग मेंशन द स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ फैमिली, ये आपको याद रखना है, एल.एच. मॉर्गन, ठीक है। इसके बाद ये स्टेज है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये इसको इसीलिए लिया है क्योंकि ये ज़्यादातर यही 5 लिए जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूटी, ये स्टेज आपको पता होनी चाहिए। कंसनग्यूअन, जो कंसनग्यूटी ब्लड रिलेशनशिप के बारे में पता है। इसके बाद ऊनालुअन, ठीक है। इसके बाद है सिंडेस्मियन, ठीक है। इसके बाद है पैट्रियार्कल, इसके बाद है मोनोगेमियम, ठीक है, मोनोगेमियन, ठीक है। इसके बाद ये टर्म्स आपको मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्टेज बस आपको याद रखना है एज इट इज़, ठीक है। इसके बाद टर्म फादर एंड मदर रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। देखो ये जो फादर एंड मदर है ना, ये किस टाइप की किनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, डिस्क्रिप्टिव को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने यहाँ पे नोट लिखा है फादर एंड मदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फादर एंड मदर क्लासिफिकेशन कुड बी मैनी, यानी देखो फादर एंड मदर ये एक ही होता है, डिस्क्रिप्टिव एक ही होता है ना, एक बंदे का एक ही फादर होता है, एक ही मदर होती है, उसको डिस्क्रिप्टिव कहेंगे। लेकिन जब क्लासिफिकेशन होती है, अंकल्स बहुत सारे होते हैं कि एक बंदे की आंट, इसी तरह पैटर्नल आंट, ये सब इसके क्लासिफिकेशन में आते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव जब होगा ना, तो आपको ये याद रखना है, फादर एंड मदर रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ किनशिप, डिस्क्रिप्टिव किनशिप, ठीक है। द किनशिप यूजेज बिटवीन देवर बाबी इज कॉल्ड एज व्हाट, जोकिंग किनशिप, ये आपको याद रखना है। ये किसने दिया था, ये मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, रैटले ब्राउन ने दिया था, ठीक है। ये आपको याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, टावर इन किनशिप इज एसोसिएटेड विथ विच फैमिली, ये आपको याद रखना है, ये नयार्स ऑफ केरला, ठीक है, नयार्स ऑफ केरला। क्वेश्चन नंबर 36, किनशिप एंड मैरिज अमंग द न्यूज इज द वर्क ऑफ, ये किसने लिखी है, ये आपको याद रखना है, इवन प्रिचर्ड, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद रिचुअल किनशिप रेफर्स टू, रिचुअल किनशिप, रिचुअल्स की वजह से किनशिप एक रिलेशनशिप बनती है, पर्सन रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू रिचुअल्स, ये आपको इसी तरह याद रखना है। इसके बाद जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर एविडेंट अमंग, जेनेटल है ना, जेनेटल है जीन्स के रिलेटेड है, तो ये ब्लड रिलेशनशिप में आता है, ब्लड किनशिप में आता है, ठीक है, ब्लड किन्स, ठीक है। जीन्स एक जब ब्लड रिलेशनशिप होगी तब जीन्स थोड़ा सिमिलर होते हैं ना, तो ये भी आपको इसी तरह याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशियोलॉजी प्रिसाइज, मींस सोशियोलॉजी करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है, मैं डायरेक्ट करेक्ट आंसर पे ही जाऊंगा। देखो ये बाईगामी है, बाईगामी मींस दो जब होंगे तो दो दो शादियां होंगी, तो यहाँ पे पॉलीगामी इज नॉट ए फॉर्म ऑफ पॉली, ये भी है ना पॉलीगामी, ये करेक्ट आंसर नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है कास्ट एंडोगामी एक्सक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लव मैरिज, आपको इसी तरह याद रखना है, कॉस्ट एंडोगामी, ठीक है, एक्सक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लव मैरिज, ठीक है। इसके बाद हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉस्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया, ये किसने बुक लिखी है, ये आपको याद रखना है, कॉस्ट एंड किनशिप सेंटर, ठीक है, AC मायर ने लिखी है ये बुक, ठीक है। इसके बाद तारावास फैमिली इन केरला प्रैक्टिस, ये क्या प्रैक्टिस करते हैं, ये आपको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैट्रिलिनियल जो प्रैक्टिस करते हैं, यानी लीनियर जब देखी जाती है ना, तो मदर के साइड से देखी जाती है। हु हैज़ नॉट वर्कड ऑन द इंडियन फैमिली सिस्टम, यहाँ पे ये देखना है कि इसमें से किसने इंडियन फैमिली सिस्टम पे काम नहीं किया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे जो अनिल भट्ट है ना, इसने नहीं किया है इस पे काम, ये आपको इसी तरह याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, द मोस्ट कॉमन रूल ऑफ एक्सोगमी, ठीक है, एक्सोगमी इज, यहाँ पे क्या है इसका जो मोस्ट कॉमन रूल क्या है, इंसेस्ट टेबू, क्यों? क्योंकि जो इंसेस्ट टेबू इन द सेंस कि जो आपस में भाई समझते हैं वो एक दूसरे से शादी नहीं करते, यही रीजन बनती है कि एक्सोगामी प्रैक्टिस की जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, अंकल एंड आंट और इंडिकेटिव ऑफ, ये किसके इंडिकेटिव है, ये आपको याद रखना है, क्लासिफिकेशन किनशिप के जो इंडिकेटिव्स हैं, क्योंकि क्लास जो एक से ज्यादा होंगे, फॉर एग्जांपल फादर एंड मदर एक ही होता है, वो डिस्क्रिप्टिव में आता है, अंकल आंट एक से ज्यादा होती है तो उसको क्लासिफिकेशन किनशिप कहते हैं। ये किसने बोला था, एल.एच. मॉर्गन, ये भी आप साथ में याद रखना। द कंसेप्ट ऑफ एटम ऑफ किनशिप इज क्वीनड बाय, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आया ना, आपको सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है लीविस स्टार्स, ठीक है, सिट्रास, ठीक है। तो अगर ये नहीं होगा ना ऑप्शन में, तो तब आपको एंड्रू बैटली देना है, क्योंकि इंडिया में इसने बहुत ज्यादा इस पे काम किया है, ये आप याद रखना। चाइल्ड मदर रिलेशनशिप जो है ना, एन एटम ऑफ किनशिप बाय एंड्री बैटली, ठीक है, ये आपको याद रखना है, किसने बोला था, एंड्री बैटली ने। तो इस तरह आप ये याद, अगर ये वाली मतलब ये ऑप्शन क्वेश्चन में आंसर में नहीं होगी ना, तब आपको इसको देना है। लेकिन सबसे पहली जो ऑप्शन होगी आपकी, वो इस पे आपको करेक्ट करना है, ये वाली करेक्ट ऑप्शन है इसकी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, मैरिज इज एसेंशियली रीअरेंजमेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, हु हैज मेड द स्टेटमेंट, ये किसने बोला था, ये आपको याद रखना है, ये बोला था रेडक्लिफ ब्राउन ने, ठीक है, ये आपको इसी तरह याद रखना है, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, विच इज द कॉज ऑफ इंक्रीज इन डाइवोर्स रेट इन इंडिया, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। इसके बाद ये इसको गौर से देखना, ये इंडिया के रिलेटेड है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है ना, कि इलिटरेसी, इमैच्योरिटी, ये चीज़ें नहीं है यहाँ पे, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है। इसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग हैज कंडक्टेड फील्ड वर्क विद इन फैमिली एंड किनशिप स्टेम्स ऑफ कश्मीरी ब्राह्मण्स है ये। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है टी एन मैडन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, रिकंस्टिट्यूटेड फैमिली इज आल्सो नोन एज ब्लेंडेड फैमिली, यानी रिकंस्टिट्यूट कहते हैं दोबारा, मतलब जो पीरियड्स, जो आपको मैंने बोला ब्लेंडेड फैमिली के बारे में, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसी पॉइंट के ऊपर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, विच आर द फॉलोइंग प्रोस्पेक्टिव व्यू फैमिली स्ट्रक्चर एज पैट्रियार्क, इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो है रेडिकल फेमिनिज्म। ठीक है, ये फेमिनिज्म है, तो ये आपको याद रखना है। व्यू स्ट्रक्चर एज, जो सबसे ज़्यादा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना जो है ना वो मेल के ऊपर डाली जाती है, इसमें तो रेडिकल फेमिनिज्म। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे, ये थिंकर्स है, ये इनका फील्ड है, तो इनको मैच करना है, मैंने मैच करके रखे, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, आपको इसी तरह याद रखना है इनको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन जो है वो है एरो एंड बो सेरेमनी। ठीक है, इज परफॉर्मर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, एरो एंड बो, क्यों एक पर्टिकुलर ट्राइब की एरो एंड बो सेरेमनी होती है, तो आपको बोलना है कि ये क्यों की जाती है, ये सेरेमनी क्यों मनाई जाती है। टू गिव सोसाइटल एक्सेप्टेंस टू चिल्ड्रन, इसका मतलब क्या है, पॉली एंड्री। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिख भी लोगे ना साथ ही, पॉली एंट्री। ठीक है, DRY एंट्री। इसके नोट यहाँ पे मैंने लिखा टोरा ट्राइब्स बिकॉज ऑफ पॉलीएंड्री, यहाँ पे मैंने लिखा है टोरा ट्राइब में ये किया जाता है। इसके बाद इंसिस्ट टेबू। ठीक है, जब ब्लड रिलेशनशिप्स के साथ यहाँ पे शादी नहीं होती है, तो आप इसको याद रखना, ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है हर एक सोसाइटीज़ में ऑलमोस्ट, तो ये मोर्स में आ जाता है, जो स्ट्रिक्ट रूल्स है ना वो मोर्स में आ जाता है, जो नॉर्मल है ना जो फैशन एंड कस्टम वो फ्लॉक वेज में आता है। मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से इसको बोला, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल किनशिप और ऑफिशियल किनशिप, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, किस सोशोलॉजिस्ट के साथ, ये आपको याद रखना है, पेरी बोर्डियो। ठीक है, पेरी बोर्डियो। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली, ये किसने दिया था, आपको ये याद रखना है, टेलकॉट पार्सन्स। ठीक है, टेलकॉट पार्सन्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो गया ये वीडियो, ये सेशन भी कंप्लीट, ये सब टॉपिक भी आपका कंप्लीट हुआ। फोर्थ सब टॉपिक अब मैं लाऊंगा, फिफ्थ सब टॉपिक। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट मैं कंटिन्यू करूँ आपका सिलेबस। और मैंने और टॉपिक्स भी लाए हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 130 प्लस लेक ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाई, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने 106 नेशनल पार्क्स भी ट्रिक्स के साथ याद करवाई है, वहाँ पे प्ले लिस्ट में आप जी के पोर्शन में जा सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप ये भी देख सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, साइलेंट फ्यूचर्स, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उस पर भी मैंने एक मैराथन सेशन किया है, तो डिटेल में आप वो वीडियो भी जाके ज़रूर देखना। तो वहाँ पे मैंने 1.5 घंटे में ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर किया है, जो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सब कुछ मैंने कवर किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।